शनिवार का दिन था। डिफेंस कॉलोनी के ट्राइटन मॉल के बंद दरवाज़ों के सामने की लाइन में हल्के नीले रंग का सूट पहने शिखा खड़ी थी। वह फ़ोन पर मैसेजेस देख रही थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, अरे शिखा हो ना? जैसे ही वह पलटी, उसकी भूरी आंखें आश्चर्य से स्तंभित रह गईं। काली टी शर्ट जीन्स पहने सुंदर सा नौजवान उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह मयंक था, उसके कॉलेज का दोस्त। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। फिर खुद को संभालते हुए शिखा बोली, मयंक तुम यहाँ? मुद्दतों बाद मिले हो। मुंबई से कब आए? वह सवालों की बौछार करती रही। कल आया हूँ। इतना मसरूफ़ रहता हूँ कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। टीवी वालों को तो तुम जानती ही हो, बहुत अनियमित रूप से काम करते हैं। किस्मत से 2 हफ्तों की छुट्टियां लेकर मैं घर आया हूँ। इतने में मॉल का दरवाज़ा खुला और दोनों बातें करते हुए अंदर चले गए। धीरे धीरे क्यू में खड़े बाकी लोग भी चले गए। मॉल के बीचों बीच एक सुंदर सा फव्वारा था, जिसके चारों ओर रंग बिरंगी बल्ब्स जल रही थीं। कुछ फासलों पर बहुत सी दुकानें थीं, जिसमें सिलेक्शन स्टॉप सबसे बड़ा था। लिफ्ट और एस्केलेटर से लोग निर्दिष्ट मंजिलों पर जा रहे थे। अब बताओ तुम्हें क्या खरीदना है? मयंक ने पूछा। अरे यार देखो ना, कुछ महीनों से मेरा फ़ोन गड़बड़ कर रहा है, मगर व्यस्तता और आलस के कारण मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आज थोड़ा सा वक्त मिला है, इसलिए सैमसंग के अधिकृत विक्रेता से नया फ़ोन खरीदने के लिए आई हूँ। और तुम्हें क्या खरीदना है? कुछ नहीं, मैं तो यूं ही घूमने के लिए आया हूँ। ग्रेट, तब मेरे साथ चलो, फ़ोन सेलेक्ट करने में मदद कर दो। शिखा ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा। जो हुक्म मलिका, हंसते हुए मयंक ने जवाब दिया और दोनों लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर आ गए। सैमसंग की दुकान से अपनी पसंद का फ़ोन खरीदकर जब दोनों निकले तो शिखा ने अपना सवाल फिर से दोहराया। आजकल क्या कर रहे हो, फिल्म या सीरियल? सब बताऊंगा। पहले चलो कहीं आराम से बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। हाँ चलो, पहली मंजिल पर सीसीडी है, वहाँ कॉफ़ी पीते हुए बातें करेंगे। दोनों लिफ्ट से पहली मंजिल पर आकर कैफ़े की तरफ चले गए। सीसीडी में बहुत भीड़ थी, कहीं एक भी टेबल खाली नहीं थी। फिर भी उम्मीद न छोड़ते हुए दोनों चुपचाप एक तरफ खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद एक कोने में टेबल फ्री हुई तो मयंक जल्दी से जाकर उसके साथ लगी कुर्सी पर बैठ गया और शिखा का इंतज़ार करने लगा, जो हाथों में प्लास्टिक थैली पकड़े खुद को संभालते हुए धीरे धीरे आ रही थी। जैसे ही वह टेबल के पास पहुंची, मयंक खड़ा हुआ और दूसरी कुर्सी सर गई। वो आराम से बैठ गई। अच्छा देखो, पहले खाने के लिए कुछ ले आता हूँ, फिर बातें करेंगे, ठीक? मयंक ने कहा। हाँ ठीक है, तो तुम क्या खाओगी? कॉफ़ी और चिकन बर्गर। तुम क्या लोगे? कैपुचिनो और पाव भाजी। ठीक है, तुम आराम से बैठो, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ, कहकर मयंक काउंटर की ओर चला गया। काउंटर पर लंबी लाइन थी। मयंक को देर लगेगी सोचकर शिखा यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, अरे ओ मैडम जी, फ़ोन बाद में देखना, पहले अपना ट्रे तो पकड़ो। सॉरी सॉरी, लो रख दिया, दो शुक्रिया, शिखा ने ट्रे लेते हुए कहा। मयंक काउंटर पर लौटा और अपने ऑर्डर का इंतज़ार करने लगा। अचानक उसकी नज़र एक सफ़ेद कुर्ता पायजामा जौहर कोट पहने वयस्क व्यक्ति पर पड़ी, जो उसे एकटक देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद गंभीर स्वर में उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप मयंक सिन्हा हैं, मुंबई टीवी के नामवर कलाकार? आश्चर्यचकित मयंक ने बौखलाते हुए उत्तर दिया, जी जी मैं ही मयंक हूँ, मगर आप? रजत सेन, दिल्ली के टेलीविज़न के शॉर्ट फिल्म्स का डायरेक्टर और आपका बहुत बड़ा प्रशंसक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मयंक ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया और अपने ऑर्डर की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर रजत जी ने कहा, जी असल में मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, जिसके नायक के लिए मैं एक नए चेहरे की तलाश कर रहा हूँ। आपको देखते ही मुझे एहसास हुआ
कि उस चरित्र के लिए आप एकदम फिट हैं, मानो आपको ही ध्यान में रखकर लिखा गया हो। कुछ कहने के पहले ही मयंक का ऑर्डर काउंटर पर आ गया। दोनों हाथों में ट्रे पकड़कर मयंक अपनी टेबल की तरफ जाने लगा तो रजत जी भी साथ हो लिए। बातें करते हुए दोनों टेबल के पास पहुंचे तो शिखा को फ़ोन देखते हुए पाया। मयंक ट्रे रखने की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। मयंक के साथ आए हुए व्यक्ति को देखते ही वो खुशी और आश्चर्य से के स्वर में बोली, हमारे अहोभाग्य रजत जी, आप यहाँ? नमस्कार। नमस्कार शिखा जी, आपने एकदम सही कहा। ये मॉल्स वगैरह मेरे बस की बात नहीं, यूँ ही कुछ दोस्तों की ज़िद पूरी करने चला आया। रजत जी ने हंसकर जवाब दिया। और देखिए, भाग्यवश मुद्दतों बाद आपसे मुलाकात हो गई और मयंक जी के दर्शन भी। अच्छा, अब चलूँगा। मयंक जी, ये मेरा कार्ड, और आपको आपत्ति न हो तो क्या प्लीज़ अपना नंबर देंगे? क्या कल सुबह करीब 10 बजे आपसे बात कर सकता हूँ? रजत जी ने अपना कार्ड देते हुए पूछा। जी ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी। ये लीजिए मेरा कार्ड, आपके कॉल का इंतज़ार करूँगा। मयंक ने अपना कार्ड देते हुए जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। अच्छा शिखा जी, बाद में मिलते हैं, कहकर रजत जी कैफ़े से बाहर चले गए। रजत जी के जाते ही दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगे। शिखा वैसे तो चुपचाप खा रही थी, मगर उसके मन में कौतूहल का सागर उमड़ रहा था जो मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मयंक भी पाव भाजी खाते हुए कभी कभी उसे देख लेता। अचानक हंसते हुए बोला, अरे यार, इतना झिझक क्यों? सवाल पूछ ही लो, तुम्हारी उलझन शांत हो जाएगी। अरे, तुम्हें कैसे पता चला मैं उलझन में हूँ? बिना बोले ही कैसे समझ गए? रजत जी के साथ क्या बातें हुई, यही पूछना चाहती हो ना? बताता हूँ। पाव भाजी ख़त्म करके ट्रे एक तरफ सरकाते हुए और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए मयंक ने पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर शिखा की खुशी का ठिकाना न रहा। वाह, बहुत बहुत अच्छी खबर है। रजत जी जैसे प्रतिष्ठित निर्देशक के साथ काम करना हर कलाकार का सपना है। तुम बहुत खुशनसीब हो, बधाई हो। समझा, वो सब तो ठीक है, पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि आजकल क्या कर रही हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया और एक कॉलेज में अंग्रेज़ी शिक्षिका के पद पर नियुक्त हूँ, शिखा ने जवाब दिया। वाह ग्रेट, और तुम्हारी लेखन शैली अभी भी चालू है या सब बंद? सच, तुम्हारी कविताओं और पर तो सारा विश्वविद्यालय मंत्रमुग्ध था। अभी भी लिखती हो? हाँ, अभी भी नियमित रूप से लिखती हूँ। कभी कभी अखबारों के लिए स्पोर्ट्स पर लेख लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ। ये आदत तो मेरी आखिरी वक्त तक कायम रहेगी, शिखा ने हंसते हुए जवाब दिया। कुछ देर चुप्पी रही। अचानक शिखा घबरा कर बोली, अरे बाप रे, बातें करते हुए तो मैं भूल ही गई कि सोमवार को सेमिनार है और मुझे विश्व शांति का महत्व पर लेख लिखकर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष को देना है। सॉरी यार, चलती हूँ, तुम्हें अकेले बोर होने के लिए छोड़े जा रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ बुरा मत मानना। उसकी आवाज़ रुआसी हो गई। अरे नो चिंता, अपनी मान्यता ये है, पहले काम फिर मस्ती, इसलिए बुरा क्यों मानूंगा। वैसे मेरे कुछ दोस्त भी मॉल आ रहे हैं, उनको कैफ़े में आने के लिए कह दूंगा। तुम आराम से जाओ, घर पहुंचकर फ़ोन करना, मयंक ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा। तब ठीक है, बाय, कहकर शिखा जल्दी जल्दी कैफ़े से बाहर चली गई। वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन कॉलोनी में रहती थी। शिखा के जाने के बाद मयंक यूट्यूब पर वीडियो देख ही रहा था कि उसके कानों में झल्लाहट भरी एक आवाज़ आ टकराई। ये लो, हम सारा मॉल ढूंढ आए और जनाब यहाँ बैठ पेट पूजा कर रहे हैं। सच, हद होती है खुदगर्जी की। उसके 3 दोस्त रवि, दिलीप और जयंत सामने खड़े थे और रवि उस पर बरस रहा था। अपने दोस्तों को देखते ही मयंक जल्दी जल्दी कुर्सी से उठकर उनके गले लग गया और रुआसी आवाज़ में बोला, सॉरी सॉरी यार, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मयंक की रोनी सूरत देखकर सब दोस्त हंस उठे। ठीक है, माफ़ी एक शर्त पर मिलेगी, ट्रीट देना होगा।
शुक्रवार तुम्हारी फिल्म किस्मत रिलीज़ होने वाली है, इसलिए हमें ट्रीट चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा, दूसरे मित्र दिलीप ने हंसते हुए कहा। अरे नो चिंता, दोस्तों के लिए तो जान भी हाजिर है। पहले आराम से बैठो, फिर ये बताओ कि क्या खाओगे, कहकर मयंक ने मेनू उनकी तरफ सरका दिया। मुद्दतों बाद आज 4 दोस्त साथ हुए थे। ये ग्रेजुएशन के बाद रवि वकालत की पढ़ाई समाप्त करके दिल्ली के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। दिलीप एक आयात निर्यात व्यापार कंपनी में कार्यरत था। जयंत एक स्वतंत्र लेखक और चित्रकार था। उसकी अनेक रचनाएं तथा चित्र विश्वविख्यात थीं। मेनू कार्ड सामने था, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब गपशप में व्यस्त थे। पूरा कैफ़े उनकी हंसी मजाक के शोर से भर गया। कुछ देर बाद जयंत ने कहा, अरे वाह, लगता है बातों में उलझाकर ट्रीट से बचने का प्लान है। क्यों मयंक, ठीक कह रहा हूँ ना? एकदम नहीं, तुम लोग बताओ, अभी ऑर्डर दे आता हूँ, मयंक ने हंसते हुए कहा। मैं चिकन बर्गर और कैपुचिनो लूँगा, रवि ने अपनी पसंद बताई। मेरे लिए वेज पिज़्ज़ा और कॉफ़ी, जयंत बोला। भाई मैं तो पाव भाजी लूँगा, सुना है यहाँ पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, दिलीप ने अपनी फरमाइश बताई। और हीरो, तुम क्या शौक फरमाओगे? सब दोस्तों ने एक साथ पूछा। मैं सिर्फ कैपुचिनो लूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, दोस्तों ने कहा और आपस में बातचीत करने लगे। किस्मत से कैफ़े में भीड़ कुछ कम हो गई थी, इसलिए ज़्यादातर वेटर्स फ्री थे। उनमें से एक को बुलाकर मयंक ने सबके ऑर्डर लिखवा दिए। कुछ देर चुप्पी रही कि अचानक रवि का फ़ोन बज उठा। नंबर देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। ये उसकी चचेरी बहन तृप्ति का फ़ोन था। तृप्ति, कैसी हो? सब ठीक है ना? आज कैसे याद किया? रवि ने एक सांस में सवाल किया। अरे हाँ, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। दरअसल 20 नवंबर को दिल्ली में एक फ़ैशन शो है और मैं एक जज की हैसियत से आमंत्रित की गई हूँ। मैं शुक्रवार इंडिगो एयरलाइंस के 11:50 फ़्लाइट से दिल्ली आ रही हूँ और करीब 2:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी। शनिवार की रात शो है, इसलिए रविवार को रुककर सोमवार भोर की फ़्लाइट लेकर बेंगलोर लौटूंगी। हम सब ताज होटल में ठहराई गई हैं। दिल्ली पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करूंगी, मिलने का प्लान बनाएंगे। अरे ग्रेट, ज़रूर मिलेंगे। मुद्दतों बाद तो ऐसा मौका मिला है। मैं इंतज़ार करूंगा। अपना ख्याल रखना, बाय। फ़ोन ऑफ करके दोस्तों की तरफ मुड़ते हुए रवि खुशी और उत्तेजना भरी हुई आवाज़ में बोला, मेरी चचेरी बहन तृप्ति का फ़ोन था। वह बेंगलोर में लर्शिक फैशन हाउस की मालकिन और सीईओ है। 20 नवंबर दिल्ली में एक फ़ैशन शो है और उसे जज नियुक्त किया गया है, इसीलिए वो शुक्रवार आएगी और सोमवार 22 तारीख भोर की फ़्लाइट से वापस लौट जाएगी। अरे वाह, बहुत अच्छी खबर है। दुआ करते हैं सब अच्छी तरह से हो जाए। मगर यार, उन दिनों तो तुम तृप्ति की खातिरदारी में व्यस्त हो जाओगे, हम सबको भूल ही जाओगे। सही कह रहा हूँ ना? मयंक ने रवि को छेड़ते हुए कहा। रवि के जवाब देने के पहले ही 2 वेटर्स उनके ऑर्डर ले आए और टेबल पर रखकर चले गए। बातें बीच में रोककर सब चुपचाप खाने में मगन हो गए। बीच बीच में उनकी हंसी मजाक से सारा कैफ़े गूंजता, फिर शांति छा जाती। मस्ती में डूबे हुए दोस्तों को वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। बातें करते हुए दिलीप ने जैसे ही घड़ी पर नज़र डाली, वो चौंक गया। अरे बाप रे, 4 बज रहे हैं। 7 बजे एक क्लाइंट के साथ ज़रूरी मीटिंग है। घर जाकर फॉर्मल्स पहनकर ओबरॉय पहुंचना है। अभी नहीं निकलूँगा तो देर हो जाएगी। सॉरी यार, बाद में मिलते हैं। अरे हाँ मयंक, अपना नंबर रवि को दे देना, मैं ले लूँगा। ओके, चलता हूँ, बाय। कहते कहते दिलीप कैफ़े से बाहर चला गया। वह डिफेंस कॉलोनी के ए ब्लॉक में 3 कमरों वाले फ्लैट लेकर रहता था। उसके माता पिता नोएडा के बी ब्लॉक में ड्यूप्ले घर में रहते थे। उसके पिता सुधांशु आर्किटेक्ट थे और माँ पूजा गृहिणी थीं। अत्यंत व्यस्तता होने के बावजूद दिलीप शुक्रवार नोएडा आता और 2 दिन रहकर सोमवार दिल्ली लौट जाता। दिलीप के जाने के बाद तीनों दोस्त फिर से गपशप में जुट गए। बातों बातों में जयंत ने बताया वह शिमला में रहता है
और अपना समय लिखने में, कहानी लिखने में व्यतीत करता है। हाँ, जयंत एक प्रसिद्ध लेखक है जिसकी रचनाएं देश में ही नहीं समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका में उसकी किताबों की प्रदर्शनी लगती है। बहुत से अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। मगर देखो, उसके चेहरे पर गुरूर का कोई भाव नहीं है। कॉलेज के दिनों में जैसा था आज भी वैसा ही है। हम सचमुच खुशनसीब हैं कि हमारा जिगरी दोस्त है, रवि ने जयंत की पीठ थपथपाते हुए कहा, जिसके चेहरे पर लज्जा, संकोच और खुशी के भाव आ जा रहे थे। वाह, तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार। कॉलेज में तो कभी ये गुण देखने को ही नहीं मिले। कहाँ छुपा रखे थे? हंसते हुए मयंक ने जयंत को छेड़ा। नहीं नहीं, खास कुछ नहीं, उन दिनों बस कुछ फुटकर लाइंस लिखता था। तुम्हें हिंदी के प्रोफेसर देसाई याद है? वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे तथा मेरी कविता, कहानी की आलोचनात्मक समीक्षा भी कर देते थे। धीरे धीरे ये रुचि प्रबल होती गई और मैं अखबारों में, पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाने लगा। किस्मत से ट्विंकल प्रकाशन ने मेरी कुछ कविताएं और कहानियां प्रकाशित की जो पाठकों को बहुत पसंद आईं। भगवान को मेरी मेहनत पर रहम आ गया और धीरे धीरे सफलता के पथ पर अग्रसर होने लगा। अगर उस मुश्किल में रवि साथ नहीं देता तो यकीनन मैं टूट गया होता। दुआ करता हूँ रवि जैसा दोस्त सबको मिले। जयंत की आंखें भर आई, आवाज़ में कंपन था। इतनी प्रशंसा सुनकर रवि कुछ शर्मिंदा हो गया और बोला, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो यार, मैंने क्या किया है? अपने दोस्त के लिए जितना भी करूं कम है। अच्छा चलो छोड़ो, अभी नहीं निकलेंगे तो घर से फ़ोन आएंगे, चलो उठो। हाँ चलो चलो, कहते हुए तीनों दोस्त कैफ़े से निकलकर मॉल की पार्किंग की तरफ गए, जहाँ रवि की क्रीम रंग की मारुति पार्क की हुई थी। मॉल के गेट से कार निकालते हुए रवि ने मयंक से पूछा, तू घर जाएगा या कोई दूसरा प्लान है? नहीं यार, घर ही जाऊंगा, मयंक ने जवाब दिया। ओके, अच्छा ही होगा। इसी बहाने मुद्दतों बाद आंटी अंकल से मुलाकात भी हो जाएगी। हालांकि वैसे कभी कभी फ़ोन पर बात होती है। कहते हुए रवि ने अपनी गाड़ी मयंक के घर की तरफ मोड़ दी। कार में सब चुपचाप अपने ख्यालों में खोए हुए थे। म्यूज़िक बॉक्स पर फिल्मी गीतों का कैसेट बज रहा था। शाम का समय था। ऑफिस से लौटने वाली गाड़ियों की भीड़ के कारण रवि स्पीड नहीं दे पा रहा था। मयंक के पिता किशोर जी एक आईएएस अफसर थे और रिटायरमेंट के बाद ग्रेटर कैलाश के मेटल कॉलोनी में अपने घर आशियाना में रहते थे। उसकी माताजी शशि गृहिणी थी। वैसे तो डिफेंस कॉलोनी से ग्रेटर कैलाश ज़्यादा दूर नहीं था, मगर भीड़ के कारण रवि को मयंक के घर पहुंचते पहुंचते करीब 8:30 बज गए। उसके साथ रवि और जयंत को देखकर मयंक के माता पिता बहुत खुश हुए। रवि जी, शुक्र है मुद्दतों बाद ही सही, मगर हमसे मिलने का मौका तो मिला, शशि जी ने हंसते हुए कहा। सॉरी आंटी, सच एक ऐसे पेशे में हूँ जहाँ बदकिस्मती से समय कैसे गुजर जाता है, दिन रात कहाँ से होते हैं पता ही नहीं चलता। पूरा हफ्ता भागम भाग के बाद एकमात्र इतवार को थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, मगर उस दिन कहीं जाने का मन ही नहीं करता। प्लीज़ प्लीज़ बुरा मत मानिए आंटी। रवि की आवाज़ रुआसी हो गई। जयंत और मयंक चुपचाप खड़े दोनों की बातें सुन रहे थे। अरे नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? तुम सब फ़ोन करके हालचाल तो पूछते ही हो। अच्छा अब ये बताओ, क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी या कुछ ठंडा? शशि जी ने रवि को ढाढ़स बधाते हुए कहा। कुछ नहीं आंटी, ट्राइटन मॉल के कैफ़े में धमाल मचाते हुए हमने बहुत ज़्यादा खा लिया। पेट अभी भी ओवरफुल है। आज तो सिर्फ मयंक को छोड़ने आया हूँ। किसी दूसरे दिन आप दोनों से मिलने आऊँगा, तब डिनर खाकर ही जाऊँगा। उसकी बातें सुनकर सब ज़ोर से हंस उठे और माहौल सहज हो गया। ज़रूर बेटा, भूलना नहीं, मयंक के पिता किशोर जी बोले। जी अंकल, भूलूंगा नहीं, फ़ोन करके डिनर फिक्स करूँगा। इस मामले में हम दोनों बहुत बेशर्म हैं, रवि ने हंसते हुए कहा। फिर मयंक से बोला, अच्छा अभी कुछ दिन तो तू है ना, कोई प्रोग्राम आयोजित करने की सोचेंगे, ठीक है? अच्छा अब इजाज़त दीजिए, शुभ रात्रि।
कहकर रवि और जयंत मेटल कॉलोनी से निकलकर सूर्यनगर की तरफ चले गए, जहां वकीलों की कॉलोनी में रवि ने 3 कमरों वाला फ्लैट ले रखा था। दोनों मित्र चुपचाप कार में लगे हुए ज्यूक बॉक्स पर पुराने गीतों का आनंद ले रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ लगे हुए बड़े बड़े पेड़ों से दिखाई देता चांद, मंद मंद ठंडी हवा ने वातावरण को अत्यंत मनोरम बना दिया था। जयंत भी अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ देर बाद सूर्यनगर की वकीलों की कॉलोनी के गेट पर पहुंचकर रवि ने ब्रेक्स लगाए, जिसकी आवाज़ से जयंत चौंक कर जाग गया। वकीलों की कॉलोनी की बाउंड्री दीवार करीब 1 किलोमीटर की थी। दीवार के घेरे में 10 ब्लॉक्स थे और एक ब्लॉक में 20 फ्लैट्स, अतः कुल मिलाकर 200 फ्लैट्स थे। कॉलोनी के मेन गेट पर एक चौकीदार हमेशा तैनात रहता, जो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। वहाँ रहने वालों की गाड़ियों पर बड़े बड़े अक्षरों में सूर्यनगर वकील कॉलोनी लिखा हुआ स्टिकर लगा होता था। कॉलोनी गेट से अंदर आती हुई प्रत्येक गाड़ी चेक की जाती और स्टिकरहीन गाड़ी होने पर तैनात गार्ड रजिस्टर में आने वालों का नाम, गाड़ी का नंबर, फ़ोन नंबर, किसके घर जाना है इत्यादि लिखने के बाद ही अंदर आने देता था। रवि की कार जैसे ही कॉलोनी गेट पर पहुंची, गार्ड ने स्टिकर देखकर उसे सलाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। ब्लॉक ए के सामने कार धीमी करते हुए रवि जयंत की तरफ मुड़कर बोला, तू 1 मिनट यहीं रुक, मैं पार्किंग में कार पार्क करके अभी आया। यस बॉस, हंसकर जवाब देते हुए जयंत कार से उतरकर ब्लॉक के सामने टहलने लगा। कुछ देर बाद रवि आया तो दोनों लिफ्ट से 3रे माले पर गए, जहां रवि का फ्लैट था। वैसे रात काफ़ी थी, मगर दोनों मित्रों की आंखों में नींद नहीं थी। कॉफ़ी पिएगा? रवि ने पूछा। नेकी और पूछ-पूछ। ओके, अभी लाया। अरे हाँ, आजकल तो भारत का इंग्लैंड टूर है ना, और आज तो द्वितीय 1 दिवसीय मैच है। तू टीवी लगा, मैं अभी आया। कहते हुए रवि किचन की तरफ चला गया। 10 मिनट बाद धुआं उड़ाती 2 कप कॉफ़ी लाकर टेबल पर रखते हुए रवि बोला, यार सोच रहा हूँ वक्त कम है, इसलिए कल सुबह ही शिखा को फ़ोन करके एक गेट टुगेदर के बारे में पूछूंगा। उसका दिमाग विचारों का भंडार है, कुछ न कुछ ज़रूर तय हो जाएगा। अच्छा चल, अब मैच देखते हैं। दोनों कॉफ़ी पीते हुए चुपचाप मैच देखने लगे। करीब सुबह 3 बजे मैच ख़त्म हुआ, तब अपने कमरों में चले गए। दूसरी सुबह दोनों मित्र गहरी नींद में थे, इसलिए उन्हें दरवाजे की घंटी सुनाई नहीं दी। दूध वाला लक्ष्मण रह रहकर घंटी बजा रहा था, मगर फ्लैट के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। वह परेशान सा सोचने लगा, रवि साहब तो सुबह सुबह करीब 5 बजे जाग जाते हैं और आज अभी 7 बजे तक सो रहे हैं। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। आखिर घबराकर उसने रवि के पड़ोसी और सोसाइटी के सचिव अमित के फ्लैट की घंटी बजाई। कौन है? रुको, आया। फ्लैट के अंदर से अमित की आवाज़ आई। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खोलकर सामने घबराए हुए दूध वाले लक्ष्मण को देखकर बोला, क्या हुआ, इतने घबराए क्यों हो? दूध फट गया है क्या, या कोई और मुसीबत हो गई है? नहीं नहीं साहब जी, दूध तो एकदम ठीक है साहब जी। मैं बड़ी देर से रवि साहब के फ्लैट की घंटी बजा रहा हूँ, मगर कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। कहीं जाने का प्रोग्राम भी नहीं था, वरना मुझे उतने दिन दूध देने से मना ही कर देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है साहब जी, इसलिए आपको बुला रहा हूँ। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? साहब आप जल्दी जल्दी चलिए। आइए साहब। कहते कहते घबराए हुए लक्ष्मण की आवाज़ में कँपकँपी भर गई। घबराओ नहीं, मैं आता हूँ। तुम नीचे जाकर झुमरू चौकीदार को बुला लाओ। दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो तोड़ना पड़ेगा, इसलिए गार्ड का रहना बहुत ज़रूरी है। जल्दी जाओ, अमित जी ने निर्देश देते हुए कहा, और खुद रवि के फ्लैट के सामने खड़े होकर घंटी बजाने लगे, मगर कोई हलचल नहीं हुई। झुमरू झुमरू, अरे ओ झुमरू, कहाँ मर गया? जल्दी आ, सेक्रेटरी साहब तुझे बुला रहे हैं, जल्दी चल।
ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए लक्ष्मण मेन हॉल में पहुंचा। लक्ष्मण की बदहवास शक्ल देखते ही चौकीदार झुमरू डर गया और हिचकियां लेते हुए बोला, क्या हुआ तुझे? कोई जिन या भूत देख लिया क्या जो इतना घबरा रहा है? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत देर से रवि साहब के फ्लैट की घंटी बजा रहा हूँ, मगर ना तो अंदर से कोई आवाज़ आ रही है और ना ही दरवाज़ा खोल रहे हैं। पता नहीं रवि साहब को क्या हो गया है। सेक्रेटरी साहब भी वहीं हैं, तू जल्दी चल, तुझे बुला रहे हैं। कुछ काम बाकी है तो बाद में करना, अभी चल। हाँ चल चल, कहते हुए झुमरू लक्ष्मण के साथ जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फलांगता रवि के फ्लैट नंबर 12 के सामने पहुंच गया, जहां अमित खड़े थे और कुछ दूसरे फ्लैट वासियों के साथ बात कर रहे थे। झुमरू और लक्ष्मण को देखते ही अमित बोले, आओ झुमरू। लक्ष्मण बहुत देर से घंटी बजा रहा है, मगर रवि साहब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तुम एक बार और घंटी बजाओ, अगर दरवाज़ा नहीं खोलते तो फिर तोड़ दो। जी साहब, जैसा आप कहें। अमित की बात मानते हुए झुमरू ने फिर से घंटी बजाई। थोड़ी देर में अंदर कुछ हलचल हुई और दरवाज़ा खोलकर नींद भरी आंखों से रवि अपने फ्लैट के सामने जमी भीड़ को हैरानी से देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ? आप सब मेरे फ्लैट के सामने क्यों खड़े हैं और सबके चेहरों पर डर घबराहट की छाया क्यों है? सब ठीक तो है ना? रवि ये सब एक सांस में ही कह गया। रवि को सही सलामत देखकर बाकी फ्लैट मेंबर्स के जान में जान आई। सेक्रेटरी अमित भी सहज होते हुए बोले, बाप रे, आप कितनी गहरी नींद में थे, बेल भी सुनाई नहीं दी। कितनी बार तो दरवाज़ा धक्का दिया मगर कोई हलचल नहीं। हम सब बहुत डर गए थे कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। शुक्र है सब ठीक है। रवि ने सबकी तरफ देखते हुए शर्म और झिझक भरी आवाज़ में कहा, सॉरी सर, असल में कल रात हमें लौटने में देर हो गई थी और थकान से चूर होने के कारण नींद भी बहुत गहरी हो गई। अब से ख्याल रखेंगे कि हमारी वजह से कोई परेशानी न हो। प्लीज़ प्लीज़ यकीन मानिए, अब से ऐसा नहीं होगा, रवि ने संकोच भरी आवाज़ में कहा। ओके, अब सब ठीक है तो चलो हम सब भी अपने अपने घर जाकर दिनचर्या शुरू करते हैं, कहते हुए अमित जी अपने फ्लैट की तरफ चले गए। भीड़ के जाते ही रवि लक्ष्मण की ओर देखकर बोला, भैया थोड़ा रुको, मैं पतीला लेकर अभी आया। फिर 1 लीटर दूध लेकर दरवाज़ा बंद करके जैसे ही किचन में आया, देखा जयंत चाय बना रहा था। गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट का आनंद लेते हुए अचानक रवि ज़ोर से हंसने लगा। उसे आश्चर्य से देखते हुए जयंत ने पूछा, क्यों, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों हंस रहा है? बताता हूँ कहकर रवि फिर से हंसने लगा। बताएगा भी या हंसता ही रहेगा? जयंत ने छिड़की लगाई। अरे, हम दोनों इतनी गहरी नींद में थे कि कॉलिंग बेल की आवाज़ सुना ही नहीं दी और हमने दरवाज़ा ही नहीं खोला। इसलिए दूध वाला लक्ष्मण घबराकर सेक्रेटरी साहब को बुला लाया और अपने फ्लैट के सामने एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। मुझे जीता जागता सामने खड़ा देखकर लोग तसल्ली से वापस चले गए। रवि का वृत्तांत सुनकर जयंत भी जोर से हंस उठा। कुछ देर में चाय खत्म करके रवि खाली कप उठाने वाला ही था कि उसका फ़ोन बजा। अब कौन है, कहते हुए फ़ोन उठाया और नाम पढ़ते ही खुशी से बोला, अरे वाह शिखा, तुम, बहुत लंबी उम्र है यार, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने जा रहा था। चलो अच्छा है, मेरे पैसे बच गए, रवि ने हंसते हुए फ़ोन में कहा। क्या फ़र्क पड़ता है तुमने किया या मैंने किया? सच तो ये है कि कल मुझे इतनी जल्दी निकल जाना पड़ा कि तुम सबके आने का इंतज़ार भी नहीं कर सकी। क्या करूं, इसे कहते हैं नौकरी के झंझट। खैर ये बताओ, कल का दिन कैसा रहा? खूब मस्ती की होगी ना? देखो डिटेल में बताना, शॉर्टकट नहीं चलेगा, समझे वकील बाबू? खिलखिलाते हुए शिखा बोली। सब बताऊंगा, मगर उससे पहले एक ज़रूरी बात पर तुम्हारी राय चाहिए, रवि ने जवाब दिया। फिर थोड़ा रुककर बोला, मयंक उसके किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कह रहा था कि वह महीने के आखिरी सोमवार को मुंबई लौट रहा है, इसलिए सोचा क्यों न एक गेट टुगेदर प्लान करें। क्या कहती हो? अरे वाह, बहुत खूब, ज़रूर करेंगे। मगर तुम्हें याद है ना
कि तुम्हारी बहन तृप्ता महीने के 20 तारीख को दिल्ली आ रही है, या भूल गए? अरे बाप रे, थैंक्स यार, मैं तो सचमुच भूल ही गया था। चलो जाने दो, तुम ये बताओ, प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, जमा कर दिया या नहीं? हाँ कर दिया। ओके, और आज घर पर हो? रवि ने सवाल किया। हाँ क्यों, तुम दोनों आओगे? हाँ, अभी 8 बज रहे हैं, हम 1-2 घंटे में पहुँचते हैं। ठीक है, तब हमारे यहाँ लंच भी करना होगा, मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी, कोई स्पेशल डिश तैयार करेंगी। ठीक है, मगर आंटी जी से कहना कुछ साधारण सा ही बनाएं, ज़्यादा परेशान ना हो, वरना हमें बुरा लगेगा। अरे फिक्र मत करो यार, आज इतवार है और हर इतवार की तरह आज भी कोई ना कोई नई रेसिपी ट्राई करेंगी। तुम दोनों के लिए वेट करूँगी, बाय। रवि ने अपना फ़ोन ऑफ किया और चाय के खाली कप लेकर किचन में चला गया। चाय और ब्रेकफास्ट ख़त्म करके जब दोनों मित्र शिखा के घर पहुँचे तब करीब 11 बज रहे थे। शिखा के पिता डॉक्टर अजय मुखर्जी ने साउथ एक्सटेंशन में एक दोहारा घर बनाया था जो उनकी हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं था। घर के सामने की तरफ एक छोटा सा बगीचा था जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए थे। उनका प्यारा सफ़ेद रंग का कुत्ता बिंगो बरामदे में आराम कर रहा था। कार की आवाज़ सुनते ही ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। क्या हुआ बिंगो, क्यों भौंक रहे हो? डॉक्टर मुखर्जी बैठक से निकलकर जैसे ही बरामदे में आए उनकी नज़र रवि और जयंत पर पड़ी जो कार से उतरकर बरामदे की तरफ आ रहे थे। खुश होकर दोनों का स्वागत करते हुए बोले, आइए आइए वकील बाबू, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, सब कुशल मंगल है ना? नमस्ते अंकल, सब ग्रेट चल रहा है, आपका आशीर्वाद चाहिए। सच तो यह है कि पूरा हफ्ता बहुत ही व्यस्त रहता हूँ, सिर्फ इतवार को ही छुट्टी का दिन होता है, उस दिन कहीं निकलने का दिल ही नहीं करता। प्लीज़ प्लीज़ बुरा मत मानिए। रवि ने झिझक भरे स्वर में उत्तर दिया कि डॉक्टर मुखर्जी को भी हंसी आ गई। अरे घबराओ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम दोनों अंदर आकर आराम से बैठो, मैं शिखा को बताकर अभी आया। कहते हुए वो शिखा की कमरे की तरफ चले गए। उनके जाते ही जयंत बोल पड़ा, इतने बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट, मगर कितने सहज और स्वाभाविक व्यवहार। सच, ऐसे व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं। एकदम सच कह रहे हो यार, अंकल बहुत ही अच्छे व्यवहार के सुलझे हुए इंसान हैं, प्रतिष्ठित होने के बावजूद थोड़ा सा भी खबर नहीं है। दोनों आपसी बातचीत में मगन थे कि शिखा की आवाज़ सुनाई दी, आइए आइए, कैसे हैं आप दोनों? मुझे कोस रहे होंगे, एक ही छुट्टी मिलती है, सोचा खूब सोएंगे, वह भी संभव नहीं हुआ। शिखा ने कहा, अरे नहीं यार, तुम जैसी प्यारी दोस्त को कोई कोसता है भला? सच पूछो तो कुछ देर बाद हम खुद ही तुम्हारे घर आने वाले थे। मयंक महीने के आखिरी सप्ताह में मुंबई लौट रहा है ना, तो अगले सप्ताहांत एक गेट टुगेदर के विषय में आज ही प्लान बनाने होंगे। रवि और जयंत एक साथ बोल उठे। ओके, कोई प्लान है क्या? शिखा ने पूछा। कुछ पक्की तरह फिक्स तो नहीं हुआ है, तुमने कुछ सोचा है क्या? रवि ने सवाल किया। मेरे ख्याल में अपना गेट टुगेदर किसी रेस्टोरेंट या बड़ी होटल में ना करके किसी खुले वातावरण वाली जगह में करें तो कैसा हो? वाह, बहुत ही शानदार सुझाव है, मगर कहाँ? उत्साह भरी आवाज़ में जयंत बोल उठा। दिल्ली से कुछ दूर मेरी सहेली कुसुम सहगल के पापा मिस्टर अमृत सहगल का एक फार्म हाउस है और वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बहुत बार जा चुके हैं। मैं अंकल से बात करूँगी, वह ज़रूर मान जाएंगे। ग्रेट, दोनों मित्रों ने एक साथ कहा। उनकी आवाज़ में इतना जोश था कि बिंगो भी नींद से उठकर सीधा तनकर बैठ गया। बिंगो, सब ठीक है, सो जाओ, कहते हुए शिखा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, जिससे आश्वस्त होकर वह फिर से सो गया। तीनों धीमी आवाज़ में बात करने लगे। इतने में शिखा की मम्मी अपर्णा बैठक में आईं तो उन्हें देखकर दोनों दोस्त खड़े हो गए और नमस्ते आंटी कहकर उनका अभिवादन किया। प्रत्युत्तर में, नमस्ते बेटा, बैठो बैठो, पहले कुछ नाश्ता कर लो, फिर बाकी बातें करना। उनके पीछे खड़ी बाई मोना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चाय नाश्ते के ट्रे को टेबल पर रखकर चली गई। अपर्णा जी भी कमरे से बाहर चली गई।
उनके जाते ही शिखा ने दोनों को नाश्ते के प्लेट्स थमा दिए और अपनी चाय का कप खुद की तरफ खींच लिया। रवि को उपमा बहुत पसंद था, इसलिए अपर्णा जी ने काजू नारियल डालकर उपमा बनाया था। एक चम्मच खाते ही रवि बोला, यार शिखा, सोच रहा हूँ तेरे ही घर रह जाऊँ, रोज़ इतना स्वादिष्ट उपमा खाने को मिलेगा। हाँ क्यों नहीं, इसके बदले घर की चौकीदारी करने के लिए फ्री में हमें गार्ड भी मिल जाएगा। शिखा के उत्तर पर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। चाय नाश्ता खत्म करके फिर से गेट टुगेदर के विषय में विचार विमर्श करने में जुट गए। वो बातचीत कर ही रहे थे कि रवि का फ़ोन बज उठा। उसके हेलो कहने के पहले ही, कहाँ मर गया था, कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, हर बार नो रिप्लाई मिल रहा है। मयंक की विफरी हुई आवाज़ शिखा और जयंत को भी सुनाई दी। सॉरी यार, वेरी सॉरी, असल में मैं कुछ काम कर रहा था, इसलिए फ़ोन वाइब्रेशन पर था, आवाज़ नहीं आई। वाह वाह, क्या अंदाज है वैसे, तुम दोनों कहाँ हो? मयंक ने सवाल किया। एक दोस्त के घर खाने के निमंत्रण पर आए हैं। तू कहाँ है? तेरे घर के सामने, कभी बंद दरवाजे को देख रहा हूँ, कभी खुद को। ठीक है, लंच से फ्री होकर चाणक्य सिनेमा हॉल आ जा, फिर कहीं तफरी करने चलेंगे। आ जाना, मैं करीब 3 बजे वहाँ इंतज़ार करूँगा। फ़ोन कट हो गया। क्या बोला? शिखा और जयंत ने एक साथ पूछा। अरे बाप रे, मेरे घर के सामने बहुत ही गुस्से में खड़ा है और बोला लंच से फ्री होकर चाणक्य सिनेमा हॉल में 3 बजे मिलो। पता नहीं क्या होगा, भगवान ही बचाए। रवि ने रुक रुक कर कहा। घबरा क्यों रहे हो, लंच ख़त्म करके हम सब सिनेमा हॉल जाएंगे। बस सब परेशानी उलझ गई है ना, तो बाकी प्लान्स बना लेते हैं, शिखा ने रवि को तसल्ली देते हुए कहा। कुछ देर बाद अपर्णा जी की आवाज़ आई, लंच लगा दिया है, आ जाओ। सब खाने की मेज़ की तरफ गए तो जयंत ने आंखें बंद करते हुए कहा, वाह सच, आंटी के हाथों में जादू है, क्या अपूर्व खुशबू है। ठीक है, तू खुशबू का मज़ा ले, हम खाना खाते हैं, ठीक है ना? रवि ने छेड़ते हुए कहा। एकदम नहीं, मैं भी खाऊंगा, ले बैठ गया। कुर्सी पर बैठते हुए हंसकर जयंत ने जवाब दिया। डॉक्टर मुखर्जी, अपर्णा जी और शिखा भी बैठ गए और सब चुपचाप विविध पकवानों का आनंद लेने लगे। अपर्णा बहुत ही निपुण कुक थी और विभिन्न प्रकार के भोजन ट्राई करने का शौक भी रखती थी। आज भी लंच में चिकन और पनीर की 2 नई रेसिपी ट्राई की थी, जो सबको बहुत स्वादिष्ट लगी। खाना खत्म होते ही रवि और जयंत एक साथ बोल उठे, सच आंटी, आपके हाथ में जादू है, इतना खाया है कि अब कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, दिल करता है यहीं आराम से सो जाए। उनकी बात खत्म होने के पहले ही शिखा बोली, नहीं, एकदम नहीं, चलो, वरना फिर से मयंक का फ़ोन आ जाएगा या तुम दोनों को ढूंढते हुए खुद ही यहाँ आ जाएगा। चलो चलो, कहते हुए शिखा ने दोनों को मेन दरवाजे की तरफ धकेल दिया। जा रहे हैं बाबा, कुछ तो सब्र रखो। सॉरी आंटी, हम दोनों ने आपको बहुत तंग किया, दोनों ने एक साथ कहा। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम लोगों का जब भी मन हो आ जाना, अपर्णा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी आंटी, ज़रूर, कहते हुए दोनों मित्र शिखा के साथ रवि की कार की तरफ चले गए। सब चुपचाप जूक बॉक्स पर गाना सुन रहे थे कि जयंत बोल उठा, यार सिर्फ हम 3 प्लान करने से नहीं होगा, दिलीप से भी तो उसकी राय जाननी पड़ेगी, हो सकता है वो कुछ सुझाव दे सके। हाँ एकदम सही, मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ। और शिखा दिलीप का नंबर डायल करने लगी। थोड़ी देर तक फ़ोन बजता रहा, मगर जैसे ही शिखा बंद करने को हुई, दिलीप की आवाज़ आई, हेलो, कौन? दिलीप, मैं शिखा, तुम अभी फ्री हो? कुछ बात करनी थी। क्या हुआ शिखा, इतनी झिझक क्यों रही हो? आराम से कहो, क्या बात है? आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मेम साहब, कहकर दिलीप हंसने लगा। चूँकि मयंक महीने के आखिर में मुंबई लौट रहा है, क्यों न उसके जाने के पहले एक पिकनिक का आयोजन करें। कैसा लगा आइडिया? अरे वाह, ग्रेट, मगर सॉरी यार, आज कुछ व्यस्त हूँ, कल शाम मेरे घर आ जाओ, सब तय कर लेंगे। कोई मुश्किल तो नहीं है ना? दिलीप ने सवाल किया। ठीक है, कल शाम 6 बजे मिलते हैं, बाय, कहकर शिखा ने फ़ोन बंद कर दिया और दोनों को दिलीप का संदेश भी बता दिया। अगली शाम ठीक 6 बजे शिखा, रवि, जयंत दिलीप के घर पहुँचे तो उसने हंसकर स्वागत करते हुए कहा, अरे वाह, समय के बड़े पाबंद हो, आओ बैठो, मैं अभी आया, कहते हुए रसोई की तरफ चला गया। अरे हम तो बैठ जाएंगे, मगर तुम किस तकल्लुफ़ में पड़ गए, क्या कर रहे हो यार, आओ ना, रवि ने सवाल किया।
नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ़ नहीं है, चाय लेकर आ रहा हूँ, तुम सब आराम से बैठो, दिलीप ने रसोई से ही जवाब दिया। और कुछ देर बाद एक ट्रे में धुआं उड़ाती 4 मग गर्मा गर्म चाय लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, यार ज़रा चीनी चेक कर लो, मैंने 1 चम्मच डाली तो है, मगर कम हो तो और ले आता हूँ। अरे तुम बैठो ना, परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है, कम होगी तो खुद ले लेंगे, तीनों ने एक साथ कहा। सब चाय पीने में मगन हो गए। यूं तो कमरे में शांति थी, मगर सबके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। क्या प्लान करेंगे, कैसे करेंगे, मयंक को अच्छा लगेगा या नहीं, वगैरह वगैरह तरह तरह के सवाल परेशान कर रहे थे। आखिर शिखा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्यों भाई, हम ऐसे ही मूर्ति बने बैठे रहेंगे क्या, या कुछ प्लान भी करेंगे? किसी के पास कोई सुझाव है तो कहो। मेरे पास है, रवि ने जवाब दिया। देखो, अगले शुक्रवार को बुद्ध जयंती की छुट्टी है और शनिवार इतवार वैसे ही छुट्टी रहती है, तो क्यों न गुरुवार शाम को दिल्ली से दूर मगर आसपास ही कहीं घूमने जाएं, इतवार शाम तक वापस लौट आएंगे। कैसा लगा आइडिया? रवि एक सांस में कह गया। वाह, बहुत अच्छा सुझाव है, पर कहाँ जाएंगे? शिखा ने पूछा और सब फिर सोच में डूब गए। अचानक दिलीप बोल उठा, अरे हाँ, दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर मेरे चचेरे भाई विक्रम का एक फार्म हाउस है, विस्परिंग विलोज। हम सब कभी कभी 2-3 दिन छुट्टियां गुजारने जाते हैं। चौकीदार, माली, 1-2 नौकर और कुक सब हैं, इसलिए रहने में कोई परेशानी नहीं होती। क्या ख्याल है? सबकी तरफ देखते हुए दिलीप ने सवाल किया। वाह, मस्त आइडिया है, तीनों दोस्तों ने चैन की सांस लेते हुए कहा। ठीक है, मैं विक्रम को फ़ोन करके यहाँ बुला लेता हूँ, फिर सारा प्लान बता देंगे। कहते हुए दिलीप विक्रम का नंबर डायल करने में व्यस्त हो गया। देर तक घंटी बजती रही, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। दिलीप के चेहरे पर झल्लाहट उभरी और फ़ोन कट करते हुए गुस्से में बोला, अजीब इंसान है, फ़ोन भी नहीं उठा सकता, इडियट कहीं का। अरे कौन इडियट है भाई, किस पर भड़क रहे हो? दिलीप के बड़बड़ाने को काटते हुए हंसता हुआ एक सुदर्शन युवक कमरे में आया। ये लो, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तू कहाँ था? फ़ोन भी नहीं उठाया, खुद को क्या लाट साहब समझता है? दिलीप ने उस नौजवान पर बरसते हुए कहा, ए भाई, मुझे शैतान मत कहना, क्योंकि तू मुझसे बड़ा शैतान है, गुरु है, और मैं तेरा शागिर्द, समझा? वो कुछ और बोलने वाला था कि उसकी नज़र दूसरों पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए दोनों की प्यार भरी नोक झोंक का आनंद ले रहे थे। वह पकाकर चुप हो गया और उसे चुप होता देखकर दिलीप भी संभल गया। सब दोस्तों के साथ विक्रम का परिचय करवाया। ये है मेरा कज़न विक्रम, जिसके फार्म हाउस की बात मैं कर रहा था, और ये हैं मेरे दोस्त रवि, जयंत, शिखा। हेलो, तुम सबके नाम तो बहुत बार सुना है, आज मुलाकात भी हो गई। हाँ, अब बोल, मेरे फार्म हाउस के बारे में क्या बोल रहा था? विक्रम ने दिलीप से सवाल किया। दिलीप कुछ कहने के पहले ही रवि बोल उठा, हमारा एक जिगरी दोस्त है मयंक सिन्हा, जो आजकल दिल्ली आया हुआ है और अगले हफ्ते मुंबई लौट रहा है, इसलिए उसके जाने के पहले एक पिकनिक आयोजन करना चाहते हैं, वही प्लान कर रहे थे। रवि की बात खत्म हो इससे पहले ही विक्रम बोल पड़ा, क्या नाम बताया? मयंक सिन्हा, मुंबई में रहता है? कहीं नायक मयंक सिन्हा की बात तो नहीं कर रहे हो? अरे हाँ, उसकी वही बात तो कर रहे हैं। एक विदाई मिलन समारोह आयोजित करना चाहते हैं, मगर कोई उपयुक्त जगह कहाँ मिलेगी, यही सोचकर परेशान हो रहे हैं। जयंत बोला, बस इतनी सी बात? नो प्रॉब्लम, मेरा एक फार्म हाउस है मेहरौली में, विस्परिंग विलोज, वहाँ आयोजन कर लो। खुली हवा, पूरी तरह सुसज्जित एरिया, कुक, चौकीदार सब हैं, रहने में कोई मुश्किल नहीं होगी। विक्रम का सुझाव सुनकर सबकी जान में जान आई। वाह, ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो। ठीक है, वहाँ ही आयोजन करेंगे और तुम भी साथ चलोगे? सब एक साथ बोल उठे। नहीं नहीं, आप सबने पूछा यही बहुत है, इच्छा रहते हुए भी जाना मुमकिन नहीं होगा। बिजनेस के सिलसिले में कल ही मुंबई जाना है, फिर अगले दिन दुबई के लिए रवाना होना है। करीब 3 महीने बाद ही वापस लौटना होगा, मगर अगली बार जब भी मौका मिला आप सबसे मिलने ज़रूर आऊँगा। अच्छा, आप आराम से प्लान बनाइए, मैं चलता हूँ, बाय। कहकर विक्रम दिलीप के घर से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला गया।
चलो, भगवान की कृपा से समारोह के लिए जगह तो मिल गई। अरे दिलीप, तुमने विक्रम के बारे में तो कभी हमें कुछ बताया ही नहीं। बहुत ही हंसमुख और अच्छा इंसान लगा। शिखा ने प्रश्न भरी नज़र से दिलीप को देखते हुए कहा। दिलीप कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, विक्रम मेरे चाचा जी का बेटा है। बचपन में ही चाची जी गुजर गईं और फॉरेन सर्विस में कार्यरत होने के कारण चाचा जी का प्रायः विदेश आना जाना लगा रहता था। इसलिए उन्होंने विक्रम की परवरिश की जिम्मेदारी मेरी मम्मी को दे दी। उस वक्त मैं 5 साल का था और विक्रम 2 साल का। चाचा जी 3-4 साल में भारत आते, तब हम सब एक साथ बहुत मस्ती करते थे। हम दोनों को पापा ने एक अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल द क्रेस्ट में दाखिला दिलवा दिया था। विक्रम गणित, विज्ञान तथा आंकड़ों में निपुण था, इसलिए स्कूल पास करने के बाद जब उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो पापा ने उसकी बात मान ली और सीए संस्था में दाखिले का बंदोबस्त कर दिया। विक्रम बहुत ही मेधावी छात्र था और भगवान की कृपा से संस्था में उसने टॉप भी किया था। 1 साल तक एक विदेशी बैंक में आर्टिकलशिप करने के बाद एक प्रतिष्ठित फर्म द ग्रेंजर्स में कार्यरत हो गया। आजकल वहाँ एक विशिष्ट अधिकारी के पद पर नियुक्त है। ये है विक्रम की राम कहानी। सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अचानक शिखा का फ़ोन बजा तो सब वर्तमान में लौट आए। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हेलो मयंक, कैसे याद किया? ओह, तुम मेरे घर आए हो? सॉरी यार, मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ एक और फ्रेंड के घर पार्टी में हूँ। लौटने में देर होगी, रात को कॉल करूँगी, ओके? अच्छा बाय, कहकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन ऑफ हुआ ही था कि रवि घबराई आवाज़ में बोला, हे भगवान, उस गधे को और कोई वक्त नहीं मिला, अभी फ़ोन करना था। कहीं कुछ शक करेगा तो क्या होगा? उसकी घबराई हालत देखकर शिखा खिलखिलाकर हंस उठी। अजीब लड़की हो, डर से मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं और तुम हंस रही हो। कुछ तो शर्म करो। रवि छल्ला उठा। ठीक है, अब नहीं हंसूंगी, वेरी सॉरी, लो कान पकड़ रही हूँ। कहते हुए शिखा ने सचमुच कान पकड़ लिए तो सब मुस्कुरा दिए। रवि भी संभल गया और बोला, चलो पार्टी के लिए जगह तो मिल गई, मगर खान पान की जिम्मेदारी कौन से होटल को देंगे? उसने सवाल किया। देखो, मयंक अपना जिगरी दोस्त तो है ही, पर एक सेलिब्रिटी भी है, इसलिए किसी 5 स्टार होटल को ही देना। एकदम नहीं, शिखा ने जयंत की बात बीच में ही काटते हुए कहा। एकदम नहीं, ऐसा हुआ तो होटल वाले खुद को मशहूर करने के लिए मीडिया को बता देंगे और हमारा निजी समारोह एक सामाजिक समारोह बन जाएगा। सही कहा मैंने? उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा। जयंत थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, हाँ ठीक कह रही हो, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, जो ख्याल दिमाग में आया बता दिया। उसकी बुझी हुई आवाज़ सुनकर शिखा को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने लज्जापूर्वक जयंत की तरफ देखते हुए कहा, नम्र भाव से कहा, मुझे माफ़ कर दो जयंत, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, सिर्फ परेशान होकर ही ऐसे लहजे में बोली। प्लीज़ माफ़ कर दो। उसकी रुआंसी आवाज़ सुनकर जयंत ने झिझकते हुए कहा, जाने दो, मैंने बुरा नहीं माना, मगर ये तो बताओ लंच का आयोजन कैसे होगा? उसने सवाल दोहराते हुए पूछा। मेरे पास एक सुझाव है। दिलीप, जो अब तक चुपचाप था, बोला। फार्म हाउस के कुक को मयंक की पसंदीदा व्यंजनों की एक लिस्ट दे देंगे और वो उन्हें तैयार कर देगा। क्या ख्याल है? हाँ, ये बढ़िया रहेगा। बाकी दोस्तों ने चैन की सांस ली और भोजन की सूची तैयार करने का भार शिखा को दे दिया। तब बातों में इतने मगन थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। अचानक रवि की नज़र अपनी घड़ी पर गई तो देखा रात के 8 बज रहे थे। अरे बाप रे, चलो चलें, अभी रहने दो, पहले पेट पूजा की व्यवस्था करते हैं, नहीं तो भूखे ही सोना पड़ेगा, बाकी प्लान्स बाद में कर लेंगे। उसकी बात खत्म होते ही सब जल्दी से बाहर आ गए। दिलीप ने घर के मेन दरवाजे को ताला लगाया और दूसरों के साथ हो लिया। दिलीप के घर के सामने ही एक पंजाबी ढाबा था, 5 स्टार ढाबा, जहाँ की चिकन बिरयानी, पनीर बटर मसाला और गुलाब जामुन बहुत मशहूर थे। दिलीप और उसके दोस्त वहाँ पहुँचे तो भीड़ थी, जिसे देखकर सब मायूस हो गए। वे लौटने ही लगे थे कि ढाबे के मालिक सूरज जी ने उन्हें देख लिया
और तुरंत दिलीप के पास आकर बोले, क्या सर जी, आप सब ऐसे कैसे जा सकते हैं? प्लीज़ 5 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों के बैठने का प्रबंध करवा देता हूँ। कहते हुए सूरज जी ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, ए छोटू छोटू, ए छोटू जल्दी इधर आ। जी मालिक आया। कहते हुए 15-16 साल का लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो गया और सबको नमस्ते करके बोला, जी मालिक सुन, जल्दी से खास हॉल को खोलकर वहाँ साहब लोगों के डिनर की व्यवस्था कर दे, जल्दी जा। जी अभी गया। आइए साहब जी, कहकर छोटू ढाबे से निकलकर बाईं ओर चला गया। दिलीप और बाकी दोस्त भी पीछे पीछे गए। छोटू ने अपनी कमीज़ की जेब में से चाबी निकालकर एक बड़े से दरवाजे पर लगे हुए ताले को खोलकर दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेल दिया और एक बड़े से कमरे में जाकर बत्ती जला दी। ट्यूबलाइट की रोशनी से कमरा जगमगा उठा। कमरा बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर था। बीच में गोल टेबल को घेरे 6 कुर्सियां लगी हुई थीं। जब दिलीप और बाकी दोस्त बैठ गए तो छोटू ने अदब से कहा, साहब जी मैं मेनू कार्ड ले आता हूँ। वह दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि दिलीप ने रोकते हुए कहा, मेनू की ज़रूरत नहीं है, मटन बिरयानी, आलू फूल गोभी की सब्ज़ी, तड़का दाल और रायता ले आओ। मीठा का ऑर्डर बाद में देंगे, जल्दी करो, बहुत भूख लगी है, जाओ। जी साहब जी अभी लाया। छोटू भागकर मेन ढाबे की ओर चला गया। कुछ देर बाद छोटू एक और लड़के के साथ आकर खाने की ट्रे टेबल पर रखकर चला गया। उनके जाते ही बगैर वक्त बर्बाद किए सब दोस्त चुपचाप खाने लगे। खाना बहुत ही लजीज था। सबके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, दिल्ली में ऐसा ढाबा भी है, ये तो पहले पता ही नहीं था। खाना खाकर जब सब मेन ढाबा में आए तो उनके पास तारीफ़ के लिए लफ्ज़ नहीं थे। उन्होंने सूरज जी को धन्यवाद कहा, हिलते डुलते दिलीप के घर तक पहुँचे और दरवाजे के साथ लगी सीढ़ियों पर ही बैठ गए। रात के 10 बज रहे थे। सबके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। दिलीप को शुभरात्रि कहकर सब रवि की कार में बैठकर जाने की प्रस्तुति करने लगे। नवंबर रात के 10 बजने के बावजूद रोड पर आती जाती गाड़ियों की रफ्तार कम नहीं हुई थी। ये देख तीनों को बहुत सुकून मिला। फिर भी जयंत के दिल में एक खलबली मची हुई थी जिसे वो छुपाने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा था। वह परेशान सा सोच रहा था, शिखा इतनी देर से घर लौट रही है, न जाने उसके माता पिता क्या कहेंगे, कहीं नाराज़ हो गए तो। हमें इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों झलक रही है? शिखा की आवाज़ ने उसकी सोच को तितर बितर कर दिया और वह झिझकते हुए बोला, हाँ इतनी देर हो गई है, अंकल आंटी ज़रूर फिक्रमंद होंगे कि अभी तक घर नहीं वापस आई। सब ठीक है ना? जयंत आगे कुछ बोले इससे पहले शिखा और रवि ज़ोर से हंस उठे। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर शिखा ने कहा, मेरे लिए तुमने फ़िक्र किया उसका दिल से शुक्रिया, मगर प्लीज़ टेंशन मत लो। दोनों को आज के प्रोग्राम के बारे में मैंने बता दिया था कि रात करीब 11 बजे तक आ जाऊंगी। वैसे भी आज शनिवार है, दोनों टीवी पर इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल मैचेस देख रहे होंगे और अपने अपने पसंदीदा क्लब खिलाड़ियों को लेकर बहस कर रहे होंगे। उसकी बातों का रवि ने भी समर्थन किया और जयंत सहज हो गया। कुछ देर बाद जब शिखा के घर पहुंचे तो बैठक में बत्तियां जल रही थीं और टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कार रुकने की आवाज़ सुनते ही अपर्णा जी अपनी कुर्सी से उठीं और दरवाज़ा खोलते हुए बोलीं, आओ आओ, डिनर कैसा रहा? उनके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। आंटी, मम्मी, डिनर? आपको कैसे पता कि हम डिनर खा कर आ रहे हैं? तीनों ने बिना रुके एक सांस में कहा। उनके चेहरे पर घबराहट देखकर अजय जी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोले, घबराओ नहीं, दिलीप ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके सब कुछ बता दिया था, इसलिए हम भी बेफिक्र होकर टीवी देख रहे थे। आराम से अंदर आकर बैठो। वैसे भी अपर्णा कॉफ़ी बनाने वाली थी, तुम दोनों पीकर ही जाना। आओ बैठो। हाँ तुम दोनों बैठो। शिखा मेरे साथ रसोई में चलकर थोड़ी मदद कर दो। अपर्णा और शिखा रसोई में चली गईं। फुटबॉल मैच में हाफ टाइम भी ख़त्म होने वाला था, इसलिए अजय जी ने फिर से सोफ़ा पर बैठते हुए रवि और जयंत से भी बैठने का इशारा किया। तीनों खामोशी से मैच देखने लगे। इतने में अपर्णा जी के साथ शिखा एक ट्रॉली को धकेलती हुई अंदर आई जिस पर ट्रे में 5 कॉफ़ी मग रखे थे
और एक प्लेट में बिस्किट। शिखा ने अपने दोस्तों को मग थमा दिए, अपने पापा के लिए कॉफ़ी उनके सोफ़ा के पास वाली मेज़ पर रख दी और माँ के साथ दीवान पर बैठकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगी। दोनों दोस्तों ने जल्दी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके जाने की इजाज़त मांगी। शिखा उनको छोड़ने दरवाजे तक आई तो रवि ने हंसकर याद दिलाया, कल दोपहर तक सारा मेनू तैयार कर लेना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, भूल गई तो। अरे कोई चिंता नहीं है, तुम हो ना एक नंबर के पेटूराम, याद दिला दोगे। अच्छा अब जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, शुभ रात्रि, बाय, गुड नाइट। कहते हुए दोनों मित्र कार में बैठे और देखते ही देखते गेट से निकलकर मेन रोड पर आ गए। अगली सुबह अपर्णा चाय बना रही थी कि उनका फ़ोन बज उठा। इतनी सुबह कौन है, सोचते हुए उन्होंने फ़ोन उठाया और दूसरे ही पल खुश होकर बोली, हेलो बेटा मयंक, सब कुशल मंगल है ना, बहुत दिनों से इधर नहीं आए, एक सांस में कहकर हाँफने लगी। नमस्ते आंटी जी, एकदम फिट हूँ। कल से शिखा और रवि के फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ पर बंद या बिज़ी मिल रहे हैं, इसीलिए मजबूरन आपको इतनी सुबह परेशान कर रहा हूँ। सॉरी आंटी, माफ़ कर दीजिएगा। शर्मिंदगी भरी हुई आवाज़ सुनकर अपर्णा ने मयंक को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने बुरा नहीं माना। कल सारा दिन शिखा बहुत व्यस्त थी और रात उसकी सहेली के घर डिनर पर गई थी, वहाँ से भी लेट लौटी, इसीलिए शायद फ़ोन बंद या कंपन पर था। अभी सो रही है, जैसे ही जाग जाएगी बता दूंगी, वो कॉल कर लेगी। अच्छा मैंने स्टोव पर चाय रखी है, बाद में बात करूंगी, अपना ख्याल रखना बेटा, बाय। बाय आंटी जी, आप भी अपना ख्याल रखना, कहकर मयंक ने फ़ोन बंद कर दिया। गुड मॉर्निंग माँ, इतनी सुबह किसका फ़ोन था, अपर्णा के पीछे से पूछते हुए शिखा सामने आ खड़ी हुई। अरे मयंक था, बेहद परेशान था, कल सारा दिन तुम्हें और रवि को कॉल कर रहा था मगर दोनों के फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहे थे। निश्चिंत रहो, मैंने कह दिया, कल तुम बहुत व्यस्त थीं और रात डिनर से देर लौटी, इसीलिए फ़ोन बंद रखा होगा, तुम उसे कॉल कर लेना। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफ़ी बनाऊँ, उन्होंने प्रश्नात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा। अरे बाप रे, ये क्या कह रही हो मयंक, इतनी सुबह, कहीं मुझे फ़ोन पर न पाकर रवि को न फ़ोन करे, क्योंकि नींद तोड़ने के कारण अगर कहीं छल्ला कर रवि उस पर चीखने लगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप चाय बनाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर चाय पीते मयंक को कॉल करूँगी, कहते हुए शिखा अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद गरम चाय और बिस्कुट खाकर मयंक का नंबर लगाने ही वाली थी कि उसे ख्याल आया, पहले रवि को फ़ोन करके पूरी घटना बता देनी चाहिए, नहीं तो कहीं कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए। यही सोच उसने रवि का नंबर लगाया मगर बंद मिला। छुट्टी का दिन हो या हफ्ते का, जयंत सुबह सुबह जागने का आदी था, इसीलिए उसने जयंत का नंबर मिला लिया। जयंत ने फ़ोन उठाया तो शिखा की बेचैनी भरी आवाज़ सुनकर चौंक गया, फिर थोड़ा सा संभलते हुए पूछा, सुप्रभात, क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो, सब ठीक है ना, अंकल आंटी स्वस्थ है ना, क्या हुआ। हाँ हाँ सब स्वस्थ हैं, मगर यह हमारे लिए सुप्रभात नहीं, खराब प्रभात है। खराब प्रभात, अच्छा मजाक सूझा है। जयंत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जिसे सुन रवि भी जागकर उठ बैठा। नहीं, सच में खराब प्रभात है, फ़ोन पर बताना मुश्किल है, तुम दोनों मेरे घर आ जाओ, दिलीप को भी आने को बता देती हूँ और ब्रेकफास्ट यहीं करना, ओके, बाय बाय। उत्तर सुने बिना ही शिखा ने जल्दी जल्दी चाय खत्म करके रसोई के सिंक में अपना कप रखते हुए बोली, मम्मी आपसे बिना पूछे ही दिलीप, रवि और जयंत को ब्रेकफास्ट पर बुला लिया, सॉरी माँ। अरे बेटा सॉरी क्यों, बहुत अच्छा किया, बेचारे अकेले रहते हैं, ठीक से अपना ख्याल रखते हैं या नहीं क्या पता, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट का देखती हूँ, चलो जल्दी करो। अपर्णा ने शिखा को रसोई से बाहर धकेल दिया। अभी 10 मिनट में आई,
एक फिल्मी धुन गुनगुनाती हुई अपने कमरे में जाकर अलमायरा से सूट ढूंढने लगी। कुछ देर बाद जब शिखा तैयार हो रही थी तो उसे कार के रुकने और अपने 3 दोस्तों की आवाज़ें सुनाई दी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, देखिए आपने बुलाया और हम हाजिर। कैसे हैं? नमस्ते बेटा, सब ठीक है। तुम तीनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आया करो, कोई संकोच मत करना। अच्छा आराम से बैठो, शिखा तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी, बैठो, शिखा के पिता अजय जी ने कहा और बैठक में बैठकर सब बातें करने लगे। अचानक रवि ने बात बीच में ही छोड़ दी और अपनी आंखें बंद कर दी। अरे तुझे क्या हुआ? आंखें क्यों बंद किए? समाधि लगाने की सोची है क्या? जयंत ने हंसते हुए पूछा। समाधि नहीं, स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट की खुशबू का आनंद ले रहा हूँ मेरे दोस्त। आंखें बंद रखे ही रवि ने जवाब दिया। हाँ मुझे भी मिल रही है, दिलीप ने हामी भरी। घबराओ नहीं, सिर्फ खुशबू ही नहीं, स्वादिष्ट उपमा भी मिलेगा। उठो उठो पेटू मास्टर, शिखा जो अभी अभी कमरे में आई थी दोनों को छेड़ते हुए बोली। उसकी आवाज़ सुनते ही रवि नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा, फिर गुस्से का दिखावा करते हुए बोला, ऐसे बिना दस्तक दिए अंदर क्यों आई? बहुत बेशर्म हो। अच्छा जी, अपने ही घर के कमरे में मुझे दस्तक देना पड़ेगा? वाह बहुत खूब। अच्छा अभी चलो उठो, ब्रेकफास्ट के लिए सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, 5 मिनट में आ जाओ। कहते हुए शिखा जाने के लिए मुड़ी और दोनों दोस्त साथ हो लिए। सब चुपचाप उपमा खा रहे थे कि शिखा कुछ सोचकर हंसने लगी। सब प्रश्न भरी नज़र से उसे देखने लगे तो वो बोली, जानते हो आज सुबह सुबह मयंक ने कॉल किया और कल के बारे में पूछने लगा। हम कहाँ गए थे, उसका फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे, वगैरह वगैरह। बहुत परेशान था। मम्मी ने किसी तरह स्थिति संभाल ली और उसे बताया, मैं सुबह से यूनिवर्सिटी के काम में व्यस्त थी, रात फ्रेंड के घर पर डिनर से देर लौटी, इसलिए फ़ोन बंद था। अच्छा अब जल्दी से सब योजनाएं तैयार कर लेते हैं, फिर मयंक को यहीं बुलाकर पिकनिक के बारे में बता देंगे। ग्रेट सुझाव है, चलो बगीचे में बैठकर बात करते हैं, उत्साह भरे स्वर में जयंत बोला। हाँ तुम सब बगीचे में बैठो, मैं कॉफ़ी वहीं भिजवा दूंगी। आप भी कॉफ़ी लेंगे? अखबार पढ़ते हुए अजय की तरफ देखकर अपर्णा ने सवाल किया। अजय जी अखबार में इतने मगन थे कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इससे पहले कि अपर्णा फिर से कहती, शिखा बोली, माँ रहने दें, पापा को कोई अत्यंत रोचक खबर पढ़ने के लिए मिल गई होगी, अभी ध्यान भंग होना मुश्किल है। अच्छा हम बगीचे में बैठते हैं, कॉफ़ी वहीं भेज दें। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, अपर्णा जी ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा। फिर कॉफ़ी बनाने रसोई में चली गई। बैठक से निकलते वक्त शिखा ने मेज़ पर से वो डायरी उठाई जिसमें उसने खाने की सूची लिखी थी। बगीचे में एक चौकोर टेबल को घेरे सजी हुई कुर्सियों पर जब चारों बैठ गए तो उसने डायरी खोलकर कहा, अच्छा मैंने मयंक की सब पसंदीदा व्यंजनों की एक सूची तैयार की है। वेज पुलाव, मिक्स दाल, शाही चिकन, पनीर और मशरूम की सब्जी, मटन रोगन जोश और मीठे में रसमलाई। कैसी है? उसकी आंखों में सवाल उभरा। अरे वाह ग्रेट सूची है, तीनों दोस्तों ने उत्साह भरे स्वर में एक साथ कहा। जयंत कुछ और कहने ही वाला था कि कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी पीते हुए उसे सोच में देखकर दिलीप ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने गहरे सोच में क्यों हो? क्या हुआ है? देखो चूँकि मयंक की फ़्लाइट इतवार शाम को है और शुक्रवार राष्ट्रीय छुट्टी है, क्यों न हम गुरुवार शाम को फार्म हाउस पहुँचें, शनिवार विदाई लंच के बाद वापस लौटें। कैसा है सुझाव? अरे वाह ज़बरदस्त आइडिया है, सब एक साथ बोल उठे। उनकी आवाज़ों में उमंग और आंखों में अधीरता थी, मानो मौका मिले तो अभी फार्म हाउस चले जाएं। फिर भी किसी तरह शांत रहने की चेष्टा करने लगे। इतने में दिलीप का फ़ोन बज उठा। हेलो, वह कुछ आगे कहता
दूसरी ओर से मयंक की झल्लाहट भरी आवाज़ आई, कैसे नालायक, पेश खुद गर्ज दोस्त है मेरे। मिलना तो दूर, फ़ोन भी बंद रखते हैं। कल से ट्राई कर रहा हूँ, मगर मजाल है किसी का नंबर मिल जाए। ऐसे घटिया दोस्तों से तो बेगाने दुश्मन भले। लानत है तुम सब पर। छी! मयंक ने बिना रुके ही अपनी भड़ास निकाल दी। गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर दिलीप बौखला गया। क्या बोले, मयंक को कैसे शांत करे, समझ नहीं पा रहा था। उसकी हालत देख शिखा ने फ़ोन लिया और शांत स्वर में बोली, हाय मयंक, कैसे हो। उसकी शांत आवाज़ को सुनकर मयंक भी कुछ संभल गया और अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, सॉरी, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कल सुबह से तुम्हें दूसरों को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पता नहीं सारा दिन कहाँ मस्ती कर रहे थे, वो भी मेरे बगैर। क्या दोस्ती है। उसकी आवाज़ में नरमी और सख्ती दोनों का मिश्रण था। बहुत ज़्यादती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। अच्छा, अभी फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ, बाकी दोस्त भी यहीं हैं, इतवार यहीं बिता लो। ठीक है, मगर आंटी अंकल क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे। दोनों को मेरे सब दोस्त बहुत पसंद हैं और उनके आने का इंतज़ार करते हैं। देर मत करना, बाय। शिखा ने मयंक को दिलासा दिया और फ़ोन बंद करके दिलीप को वापस थमा दिया। वह जल्दी से रसोई में जाकर अपर्णा से बोली, मयंक भी आ रहा है। गुड, बहुत दिनों के बाद देखूंगी उसे। तुम सब आराम से बैठो, मैं बाकी की तैयारी निपटा लूँ, अपर्णा जी ने खुश होते हुए कहा। जी माँ, कहते हुए शिखा जब वापस गई तो देखा मयंक आ चुका था और सब बातों में लीन थे। वह चुपचाप एक तरफ खड़ी होकर नोक झोंक का आनंद लेने लगी। अचानक मयंक की नज़र उस पर पड़ी तो वो बोला, आइए मलिका आज़म, फरमाइए, क्या खिदमत की जाए। शिखा झेंप सी गई। कुछ कहती इसके पहले ही अपर्णा जी की आवाज़ आई, तुम सब की बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, मगर खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए जल्दी चलो। जी जी आंटी, अभी आते हैं। चलो चलो, बाकी बातें बाद में, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। कहते हुए रवि सबसे पहले अंदर आकर खाने की टेबल पर बैठ गया। उसकी हरकत देखकर सब ज़ोर से हंसने लगे, जिसमें अजय जी भी शामिल थे। सॉरी अंकल, रवि झेंप गया, मगर उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैं भी ऐसी हरकतें करता था। चलो जल्दी शुरू करो, उन्होंने हंसते हुए कहा। इतवार को शिखा की छुट्टी का दिन होने के कारण अपर्णा कोई ना कोई नया पकवान ट्राई करती थी, इसलिए आज चिकन का एक नया डिश बनाया था, जिसकी प्रणाली उन्होंने यूट्यूब पर देखी थी। वाह, चिकन बहुत ही स्वादिष्ट है। प्लीज़ प्रणाली बता दीजिए, मैं भी ट्राई करूँगा। जयंत की अधीर आवाज़ सुनते ही सब उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। नए पकवान की तारीफ से अपर्णा जी खुश हो गई और बोली, अरे तुम्हें भी पकवान ट्राई करने का शौक़ है, जानकर बहुत अच्छा लगा, ज़रूर बता दूंगी। लंच ख़त्म हुआ तो दिलीप ने कहा, आंटी जी, हमने आप और अंकल को बहुत परेशान किया, पर अब इजाज़त दें, किसी दूसरे दिन आएंगे। ठीक है, जब चाहो आ जाना, तुम लोगों का अपना घर है। बस क्या खाना पसंद करोगे ज़रा पहले बता देना। अपर्णा और अजय जी ने एक साथ कहा, जी ज़रूर, बाय शिखा। कहते हुए सब उसके घर से निकलकर अपने अपने घरों की तरफ चले गए। सोमवार शाम दिलीप ऑफिस से लौटा ही था कि उसका फ़ोन बजा। हाय दिलीप, विक्रम बोल रहा हूँ। मैंने फार्म हाउस के चौकीदार गोपाल को फ़ोन करके तुम सबके लिए कमरे तैयार करने को कह दिया है और ये भी हिदायत दी है कि तुम सबको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यार, तू भी साथ चलता तो और अच्छा लगता। खैर क्या करें, पहले काम फिर मस्ती। तो कब जा रहा है, दिलीप ने सवाल किया। हाँ, चाहता तो मैं भी था। चलो नो प्रॉब्लम, ये सब तो चलता ही रहता है, शायद फिर कभी मौका मिल जाए। मैं मंगलवार जा रहा हूँ और 1 माह के बाद ही लौटूंगा। अच्छा बाय। बाय कहकर दिलीप ने फ़ोन रख दिया। उसका मन
खुशी और उदासी दोनों भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। कुछ देर बाद उसने शिखा को फ़ोन करके विक्रम का संदेश भी सुना दिया। गुड, बहुत अच्छी खबर है। काश विक्रम भी साथ चलता तो मज़ा आता। खैर, गुरुवार दोपहर को मिलते हैं, बाय। बुधवार की दोपहर को जब शिखा ने मयंक को फ़ोन करके पिकनिक की बात बताई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सच? हम सब पिकनिक जा रहे हैं? ग्रेट। मुंबई में तो सारे दिन काम के बाद इतनी थकान होती है कि कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। स्टूडियो और घर, बस इन्हीं दो जगहों में ज़िंदगी कैद हो गई है। अब कल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी क्यों नहीं जा सकते? उसके अधीर स्वर को सुनकर शिखा हंस पड़ी, फिर धीरज बढ़ाते हुए बोली, प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ घंटों की ही तो बात है, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। वैसे इंतज़ार का मज़ा ही कुछ अलग है। ठीक है, मान लेता हूँ, इंतज़ार कर लूँगा, मगर जल्दी आना, समझी? हाँ बाबा, जल्दी आएंगे, तुम तैयार रहना, समझे लेट लतीफ़? ओके, कल मिलते हैं। फ़ोन बंद करके मयंक कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा। फिर माँ कहाँ हो, माँ कहाँ हो, पुकारते पुकारते शशि जी के कमरे की ओर जाने लगा। अरे अरे, क्या हुआ? इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है? मैं रसोई में हूँ, यहाँ आकर बता। माँ की आवाज़ सुनते ही मयंक भागा भागा रसोई में आकर उनसे लिपट गया। इस अकस्मात व्यवहार से शशि जी सकपका गईं और आश्चर्य भरे स्वर में बोली, अरे क्या कर रहा है? छोड़, मैं गिर जाऊंगी। इतना बड़ा हो गया मगर बचपना नहीं गया। क्या हुआ, बताएगा भी या ऐसे ही लिपटा रहेगा? उन्होंने बनावटी गुस्से से कहा, मगर होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अभी शिखा ने फ़ोन किया था। सब दोस्तों ने एक पिकनिक का प्लान किया है। दिलीप के चचेरे भाई विक्रम का दिल्ली के 20 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस है। कल दोपहर वहाँ जाएंगे, 2 दिन रहकर शनिवार शाम लौटेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सच में पिकनिक जाऊँगा, जिस तरह बचपन में तुम और पापा के साथ जाता था। खुशी से उसकी आंखें चमक रही थीं। आवाज़ में भरी हुई उत्तेजना को मुश्किल से रोकने का प्रयास एकदम व्यर्थ था। बेटे के चेहरे पर दमकती हुई खुशी को देखकर शशि जी भी झूम उठी। रात को खाना खाकर मयंक सोने के लिए बिस्तर पर लेट तो गया, मगर नींद उसकी आंखों से मीलों दूर थी। न जाने करवटें बदलते हुए कब नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन मयंक की आंख बहुत जल्दी खुल गई। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो 5 बज रहे थे। घर के बाकी लोग करीब 6 बजे जागते और काम लगभग 6:30 बजे शुरू होता, इसलिए सब तरफ शांति छाई हुई थी। मयंक ने सोचा, नींद तो अब आएगी नहीं, बाहर बगीचे में बैठ ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया जाए। अपने फ़ोन पर गीतों की अभिलिखित सूची को खोलकर बगीचे के एक तरफ लगे हुए झूले पर बैठ गाने सुनने लगा और विभोर सा किसी सपनों की दुनिया में खो गया। अरे तू यहाँ बैठा है और मैं कब से चाय बनाकर खाने की मेज़ पर इंतज़ार करते हुए तेरे पापा से कह रही थी। पता नहीं रात कितनी देर तक जाग रहा था जो अभी तक सो रहा है। शशि जी की हैरानी भरी आवाज़ ने मयंक को चौंका दिया और वह वर्तमान में लौट आया। माँ को सामने खड़े मुस्कुराते हुए देख बोला, पता नहीं आज मेरी आँख इतनी जल्दी कैसे खुल गई। बाकी सब सो रहे थे इसलिए चुपचाप यहाँ चला आया। सच कहूँ तो धीमी गति में गाए जाने वाले गीतों में एक ऐसा आकर्षण और नशा है, क्या कहूँ, किसी दूसरे ही माहौल में ले जाते हैं। सॉरी माँ, आप चले, मैं अभी आया। कहते कहते मयंक ने अपना फ़ोन जल्दी से बंद किया और माँ के पीछे पीछे खाने के कमरे में आया, जहाँ उसके पिता किशोर जी अपने हाथ में चाय का कप पकड़े एकाग्रता से अखबार में छपी हुई कोई विशेष खबर पढ़ने में व्यस्त थे। सुप्रभात पापा, कहकर मयंक कुर्सी खींच बैठ गया और चाय का इंतज़ार करने लगा। इसी बीच किशोर जी ने अखबार फेंकते हुए झल्लाहट भरे स्वर में कहा, क्या ज़माना आ गया है, कोई भी शांति से जीना नहीं चाहता। जिधर देखो लूट, चोरी, खून, गुंडेबाजी, सब मानो उच्छृंखल हो गए हैं। पता नहीं देश का, दुनिया का क्या होगा। वो कुछ और कहते
कि कार रुकने की आवाज़ ने सबका ध्यान आकर्षित किया। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, हाय मयंक। दोस्तों की आवाज़ ने माहौल में उमंग और मस्ती भर दी। आओ आओ बच्चों, कैसा चल रहा है? चाय पियोगे या कॉफ़ी? शशि जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। गरम गरम चाय और पकौड़े भी, सब एक साथ बोल उठे और शशि जी फरमाइश पूरी करने रसोई की ओर चली गई। चारों दोस्त खाने की मेज़ पर बैठ गए और बातें करने लगे। लंच के बाद करीब 4 बजे सब दोस्त बड़ी सी सूमो में पिकनिक की जगह के लिए रवाना हो गए। कार के संगीत डेक पर कौन सा कैसेट बजेगा, ये विचार विमर्श का विषय बन गया। किस्मत से दिलीप कुशल ड्राइवर था, इसीलिए दोस्तों के शोर ने उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला और वह इत्मीनान से गाड़ी चलाता रहा। विस्परिंग विलोज पहुंचने तक ये विवाद थमा नहीं। फार्म हाउस के गेट पर सूमो के रुकते ही वहाँ का चौकीदार गोपाल कार के पास आया और दिलीप को सलाम करके बोला, आइए साहब, विक्रम साहब ने कल ही आपके आने की खबर दे दी थी। गुड, कहते हुए दिलीप ने सूमो गेट के अंदर लाकर बरामदे में खड़ी कर दी। गाड़ी के रुकते ही सब मस्त छोटे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी उतरे और फार्म हाउस के सुंदर परिवेश को देखकर खुशी से झूम उठे। गोपाल ने सबका सामान उनके कमरों में रखवा दिया और रसोई में चाय पकौड़े बनवाने चला गया। फार्म हाउस के खुले वातावरण को देख मयंक आत्मविभोर हो गया। अपने बचपन की यादों से उसकी आंखें छलक उठीं। कंठ से कोई स्वर नहीं निकल रहा था। वह निर्वाक खड़ा फार्म हाउस की असीम सुंदरता को उपभोग कर रहा था। उसकी मनस्थिति एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसे विश्व का अनमोल धन मिल गया हो और वह किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा या इच्छा से मुक्त हो गया हो। न जाने मयंक और कितनी देर ऐसी मंत्रमुग्ध स्थिति में खड़ा रहता कि अचानक शिखा की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग कर दिया और वह वर्तमान में लौट आया। उसकी आंखों में अभी भी एक अनोखा खोयापन झलक रहा था। कोई उससे कुछ पूछता इससे पहले ही एक 16-17 साल का लड़का ट्रे में चाय पकौड़े लेकर बरामदे में आ खड़ा हुआ। सबने अपने अपने चाय के मग उठा लिए और गरम गरम स्वादिष्ट पकौड़ों का आनंद लेने लगे। माहौल में एक शांति छाई थी जिसे कोई भी तोड़ना नहीं चाहता था। कुछ देर चुप रहने के बाद उत्सुकतापूर्ण आवाज़ में रवि ने पूछा, यार दिलीप, इस फार्म हाउस के विषय में कुछ तो बताओ। दिल्ली के पास इतनी सुंदर जगह है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हाँ हाँ, बताओ बताओ, बाकी दोस्त भी एक आवाज़ में बोल उठे। यार पूरी बात तो मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है, फिर भी जितनी पता है बताता हूँ। वो कुछ कहता कि जयंत ने सुझाव दिया, चलो अंदर बैठक में कहानी सुनेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, वहाँ आराम से सुनेंगे। और सब अंदर आ गए। थोड़ी देर चुप रहकर दिलीप ने कहानी शुरू की। ये फार्म हाउस ज़्यादा पुराना नहीं है। मेरे चाचा जी योगेश कुमार विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे और 1985 में मंत्रालय की तरफ से दुबई गए और 5 साल बाद 1990 में लौटे। दुबई में उनके वास्तुकार दोस्त समीर खान का फार्म हाउस देखने के बाद से चाचा जी की इच्छा थी कि वापस लौटकर एक फार्म हाउस बनवाएंगे। किस्मत से दिल्ली के पास ही ज़मीन मिल गई और चाचा जी फार्म हाउस बनवाने में जुट गए। पहले तो चाचा जी के विचार जानकर पापा को आश्चर्य हुआ था, परंतु मम्मी ने पूरा समर्थन किया था। आखिर मार्च 1995 में फार्म हाउस विस्परिंग विलोज बना। 2 महीने में जब भी संभव होता हम सब 2-4 दिन छुट्टियां गुजारने यहाँ आ जाते हैं। मम्मी को भी कुछ दिनों के लिए रसोई से छुट्टी मिल जाती है और सुव्यवस्थित होने के कारण चंद दिन आराम से व्यतीत हो जाते हैं। सब इस विचित्र कहानी को इतने ध्यान से सुन रहे थे कि गोपाल कब आकर खड़ा हुआ पता ही नहीं चला। दिलीप की कहानी खत्म हुई ही थी कि गोपाल ने धीरे से खांसते हुए अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। साहब जी, खाने के मेज़ पर खाना लगा दिया है। ठीक है, आप चलो, हम आ रहे हैं, दिलीप ने उत्तर दिया। अच्छा साहब जी, कहते हुए गोपाल चला गया। हाँ यार, मुझे भी भूख लग रही है, बाकी बातें खाना खाते हुए करेंगे, कहते कहते रवि अंदर जाने लगा। चल बेटू राम, हंसते हुए बाकी दोस्त भी साथ हो लिए। खाने के कमरे के बीचों बीच एक महोगनी लकड़ी
की बनी हुई गोल टेबल पर विभिन्न डोंगों में रखे हुए पकवानों की मिलीजुली खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। टेबल को घेरे 6 कुर्सियां थीं। सबको बहुत भूख लगी थी, इसलिए जल्दी जल्दी से बैठ गए और खाना खाने लगे। खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि जब तक मीठे की बारी आई, सबका पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर चुके थे। मगर रसमलाई सबकी कमज़ोरी थी, विशेष रूप से मयंक की। सब दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मानो पूछ रहे हों पहल कौन करेगा। किसी को कुछ नहीं सूझा तो शिखा बोली, टॉस करते हैं, जिसका पहले हेड आएगा वो शुरू करेगा। ठीक है, ओके, ये लो सिक्का, कहते हुए जयंत ने उसे 20 पैसे का सिक्का थमा दिया। अरे, तुम्हारे पास इतना पुराना सिक्का कहाँ से आया? दिलीप ने हैरान होकर पूछा। मुझे बचपन से ही सिक्के जमा करने का शौक़ है। कुछ दिन पहले मेरे एक रिश्तेदार ने दिया था, कुल्हड़ में रखना भूल गया, इसलिए पर्स में ही है। चलो, आज काम आ गया। क्या हुआ? चलो चलो, टॉस करो, जयंत ने शिखा की ओर देखकर कहा। हाँ, ये लो, और शिखा ने सिक्का उछाल दिया। सांस रोके सब देख रहे थे क्या होगा कि रवि बोल उठा, हेड या टेल नहीं जानता, पहले मैं खाऊंगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा, कहकर रसमलाई लेने के लिए कटोरी चम्मच उठा ली। उसे ऐसा करते देख बाकी दोस्तों ने भी एक एक कटोरी चम्मच उठाकर रसमलाई खाने लगे। सबके चेहरों पर वो खुशी छलक रही थी जिसका वर्णन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। देखते ही देखते डोंगे ख़त्म हो गए, मगर किसी का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ देर सब खाली डोंगे को देखते रहे, फिर एक लंबी सांस लेते हुए खाने की मेज़ से उठकर बाहर बरामदे में आ गए। बरामदे से लगी हुई सीढ़ियाँ उतरते ही पथरीला रास्ता था जो घूमकर बगीचे की ओर जाता था। रास्ते के मुड़ते ही लोहे का एक छोटा सा गेट था जिसे खोलकर बगीचे के अंदर जाया जाता था। स्वादिष्ट खाना खाकर सबका पेट अत्यधिक भर गया था, इसलिए टहलने के लिए बगीचे की तरफ चले गए। वहाँ एक और आम, नीम, अमरूद और नींबू के पेड़ों का घेरा था। कुछ दूरी पर शीतकालीन छोटे फूलों के पौधे लगे हुए थे। 1-2 क्यारियाँ भी बनी हुई थीं, जिनमें खिले हुए गुलाब, फ्लॉक्स की मिली-जुली खुशबुओं से सारा वातावरण महक रहा था। धरती पर बिखरी हुई चांदनी ने सबके हृदय को एक जादुई मायाजाल के मोहपाश में बांध लिया था। एक अजीब निस्तब्धता छाई थी और यूं प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति समाधि में मग्न है। कोई भी इस अपरम शांति को भंग करना नहीं चाहता था, मगर प्रकृति के कुछ काम हैं जो उसकी अपने नियम से होते हैं। अचानक धूल उड़ाती आंधी ने रात के शांत वातावरण को चूर चूर कर दिया। सब तटस्थ होकर अपने अपने ख्वाबों की दुनिया से वर्तमान की कठोर परिस्थिति में लौटते हुए जल्दी जल्दी फार्म हाउस की तरफ जाने लगे। इस आंधी को भी अभी आना था, सारा नशा उतार दिया, जयंत खींच कर बोला। दूसरों को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सच यार, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। खैर, अब क्या कर सकते हैं, चलो कमरे में जाकर सो जाते हैं। कितना टाइम हुआ है क्या पता, दिलीप गुस्से में बोला। किस्मत से शिखा के पास चमकते मुंह वाली घड़ी थी, उसमें देखकर बोली, मध्य रात्रि का वक्त हो रहा है, चलो चलो सो जाते हैं, बाकी सपने नींद में देखेंगे। जो हुक्म मैडम। और सब वापस आकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सारे कमरे बड़े थे, मगर उनमें से जो थोड़ा छोटा सा था उसे शिखा ने अपने लिए पसंद किया। एक बड़े कमरे में मयंक और रवि, दूसरे में जयंत और दिलीप थे। एक तो नई जगह, उस पर चारों तरफ घुप अंधेरा। शिखा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए न जाने कब नींद आ गई शिखा को, पता ही नहीं चला। भोर भोर की ठंडी हवा और कोयल की मीठी कूक ने उसे जगा दिया। वह कुछ देर लेटे हुए पंछी का मीठा गीत सुनने लगी, मगर आम के पेड़ पर कू कू कूकती कोयल ने उसके मन में एक उमंग जगा दी और वह दरवाज़ा खोलकर बगीचे की तरफ चली गई, जहाँ टहलते हुए धीमी आवाज़ में एक धुन गुनगुनाने लगी। अच्छा, तो मैं अकेला ही नहीं, कोई और भी है जिसे प्रकृति की अनुपम सुंदरता पसंद है। पीछे से आती हुई मयंक के स्वर ने शिखा को चौंका दिया।
अरे तुम इतनी जल्दी जाग गए, मैंने सोचा देर से उठोगे। अरे नहीं, भोर भोर जागना एक अलग ही मज़ा देता है। वैसे मुंबई में भी 5 बजे उठता हूँ, मगर व्यस्तता के कारण भोर में प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद नहीं ले पाता। ऐसा मनोहर वातावरण वहाँ मिलता ही नहीं है। काश हमेशा के लिए यहाँ रह सकता। मयंक के चेहरे और आवाज़ में उदासी थी। दोनों कुछ देर चुपचाप प्रकृति की सुंदरता का उपभोग करते रहे, मगर सूरज की फैलती किरणों ने उन्हें लौटने के लिए मजबूर कर दिया। बरामदे में पहुंचते ही, अरे अरे साहब, मेम साहब, सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए थे? दिलीप ने बाकी दोस्तों की ओर से शरारत भरी अंदाज से कहा, जिस पर दोनों झेंप गए। फिर शिखा ने संभलते हुए कहा, गायब नहीं हुए, बगीचे में थे। तुम सब भी आ जाते। एकदम नहीं, मुद्दतों बाद इतने आराम से और बेफिक्र होकर सोने का मौका मिला था, उसे कोई गंवाता है भला? सब दोस्त एक साथ बोल उठे। ठीक है कुंभकर्णो, बहाने छोड़ो, हमने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। शिखा ने आश्वासन दिया, फिर इधर उधर देखते हुए बोली, अरे न गोपाल दिखाई दे रहा है, ना ही वो लड़का फुलवा, तो चाय कैसे मिलेगी? उसकी आवाज़ में थोड़ी परेशानी थी, जिसे सुनकर सब चिंतित हो गए। कोई परेशानी नहीं, हम सब बनाएंगे। मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ, इसीलिए सब चीज़ें कहाँ रखी हैं मालूम है, आसानी से बना लेंगे। चलो रसोई में चलते हैं। कहकर दिलीप रसोई की तरफ बढ़ने ही वाला था कि एक ट्रे में 5 कप गरम चाय लेकर फुलवा बरामदे में आ खड़ा हुआ। नमस्ते साहब, चाय लाया हूँ, कहकर ट्रे टेबल पर रखकर चला गया। उसके जाते ही सबने एक एक कप उठा लिया और गरम चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। भाई इसे कहते हैं आनंद। सुबह सुबह उठते ही गर्मा गर्म चाय का कप मिल गया, और क्या चाहिए? मयंक के कहने के अंदाज पर सब हंस पड़े। थोड़ी देर गपशप के बाद तय हुआ, हल्का ब्रेकफास्ट करेंगे ताकि विशेष लंच का आनंद ले सकें। जब फुलवा खाली कप लेने आया तो दिलीप ने कहा, रसोइये कुलवीर से कहना ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉफ़ी और टोस्ट खाएंगे। जी साहब, अभी बताता हूँ, कहते हुए फुलवा ट्रे में कप रखकर चला गया। फुलवा के जाने के बाद सब कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। न जाने कितनी देर गपशप चलती, मगर रवि की नज़र फुलवा पर पड़ी, जो चुपचाप खड़ा हुआ था। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? जी साहब, नाश्ता अभी करेंगे या बाद में? ओ नो, कितने बज रहे हैं? मयंक ने पूछा। 9 बज रहे हैं साहब जी। ठीक है, नाश्ता लगाने को बोलो, हम आते हैं, रवि ने सबकी तरफ से कहा। जी अच्छा, कहकर फुलवा रसोई की तरफ चला गया। कुछ देर बाद नाश्ता ख़त्म करके सब उठने लगे तो शिखा ने कहा, लंच के लिए 1:30 बजे बगीचे में मिलते हैं। ओके, कहकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। शिखा भी अपने कमरे की तरफ जाने लगी, फिर कुछ सोचकर रसोई की ओर मुड़ गई। बावर्ची कुलवीर लंच बनाने में व्यस्त था, मगर उसे देखते ही सलाम करके बोला, अरे मेम साहब जी, आपने मुझे बुलवा लिया होता। कोई बात नहीं, मैं ये देखने आई हूँ, खाने की लिस्ट लेकर कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं मेम साहब, कोई मुश्किल नहीं है। लंच कितने बजे तक तैयार करूँ? 1:30 बजे तक। जी, कहकर कुलवीर फिर अपना काम करने लगा। रसोई से निकलकर शिखा ने सोचा, एक बार बगीचे में क्या तैयारी की गई है देखाऊं। जैसे ही वहाँ पहुँची, रवि को देखा जो शामियाना लगवाने में व्यस्त था। शिखा को देखते ही बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ? मैंने सोचा कमरे में आराम कर रही हो। आराम नहीं, मैं रसोइये कुलवीर से पता करने गई थी सब ठीक है कि नहीं, और बताने गई थी लंच 1:30 बजे चाहिए। मगर तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारी तरह मैं भी बगीचे की सब सजावट की तैयारी देखने आया था। कैसा लग रहा है? रवि ने बिना रुके एक सांस में कहा। बहुत सुंदर, शिखा ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा। बगीचा बहुत ही शानदार लग रहा था। उसके बीचों बीच एक रंग बिरंगी गोल छतरी लगी हुई थी जिसके नीचे चौकोर टेबल और 6 कुर्सियां थीं। छतरी से कुछ दूर एक लंबी सी मेज़ पर बड़े बड़े डोंगे रखे हुए थे। शिखा से प्रशंसा भरे शब्द सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। कुछ देर दोनों चुपचाप खड़े इस सुंदर सजावट को देखते रहे, फिर वापस लौट पड़े। आइए आइए लेट लतीफ़, हमने अभी अभी मस्त कॉफ़ी पी है,
क्या करें, सबकी नसीब में सब कुछ नहीं होता, बेचारे। जयंत ने हंसते हुए दोनों पर तंज किया। हाँ हाँ, बोल लो, हमारी भी बारी आएगी तब हम भी ऐसा ही कहेंगे। रवि और शिखा एक साथ बोल उठे। अरे यार, तुम लोग तो सच में बुरा मान गए। चलो चलो फिर से कॉफ़ी मंगवाते हैं, इनके बहाने हम भी एक बार और पी लेंगे। दिलीप ने माहौल हल्का करने के अंदाज में कहा और फुलवा को आवाज़ लगी। फुलवा, ओ फुलवा, आया साहब जी? जी साहब जी। फुलवा के आते ही मयंक ने उसे फिर से सबके लिए कॉफ़ी लाने को कहा। जी साहब जी, अभी लाया, कहकर चला गया। हाँ, अब बताओ कहाँ गायब हो गए थे? सबने एक साथ सवाल किया। बगीचे की तरफ गए थे। क्यों, क्या हुआ है? दोनों हैरानी से दोस्तों को देखने लगे। अरे कुछ नहीं हुआ, नाश्ते के बाद से कहीं दिखे नहीं इसलिए पूछा, दिलीप ने आश्वासन देते हुए कहा। इतने में कॉफ़ी भी आ गई और सब पीते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। समय अपनी रफ्तार से भाग रहा था। देखते ही देखते 1:15 बज गए तो गोपाल बरामदे में आया और बोला, मेम साहब जी, लंच बगीचे में लगा दिया है। शुक्रिया गोपाल जी, आप चलिए हम आते हैं। फिर कॉफ़ी ख़त्म करके मयंक की तरफ देखते हुए बोली, भोजन लग गया है श्रीमान, चलिए चलिए, देर होगी तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ चलो, खाना गर्म ही अच्छा लगता है, बाकी गपशप खाना खाते हुए करेंगे। कहते हुए मयंक सामने के रास्ते से बगीचे की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी दोस्त भी जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करके बगीचे में आए तो देखा मयंक लोहे के गेट के पास खड़े होकर वहाँ लगे हुए शामियाने और बाकी सजावटों को निहार रहा था। अरे यार, यहीं बुत बना खड़ा रहेगा या आगे भी चलेगा? खाना नहीं खाना या सुंदर सजावट देखकर तेरा पेट भर गया? चल चल यार। सबने उसे शामियाने के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। मयंक कुछ समझ पाता इसके पहले ही दिलीप ने गोपाल के हाथ में पकड़े हुए ट्रे पर रखी माला को उठाया और सबकी तरफ से उसे पहना दिया। शिखा ने भी एक रंग बिरंगी फूलों का गुलदस्ता दिया। इतना स्नेह और प्यार देखकर मयंक की आंखें भर आईं, कंठ भावनाओं से रुद्ध हो गया। किसी से कुछ कहते नहीं बना। एक अजीब सी खामोशी थी जिसे बड़ी मुश्किल से तोड़ते हुए शिखा ने कहा, बस बस, ज़्यादा भावुक मत बनो वरना खाना नहीं खा सकेंगे। चलो चलो मयंक, प्लीज़ शुरू करो यार, नहीं तो मुझे ही परोसना पड़ेगा। हाँ हाँ, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, सबकी तरफ से जयंत ने कहा। अब तक मयंक भी संभल चुका था। उसने धीरे से कहा, सच यार, तुम लोगों का इतना प्यार देखकर भावुक हो गया था, खुद को संभाल नहीं सका। हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। और प्लेट उठाकर उसमें चावल ले लिया। सब दोस्त अपने अपने प्लेट में खाना लेकर उस चौकोर टेबल पर बैठ खाने में व्यस्त हो गए। सब चुपचाप खा रहे थे, मगर रवि आदत से मजबूर ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकता था, इसलिए खामोशी को तोड़ते हुए बोला, यार मयंक, तुझे कल ही मुंबई वापस लौटना पड़ेगा, एक दिन और रुक जाता तो बहुत अच्छा होता। नहीं यार, क्या करूं, मजबूरी है। सोमवार नई फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, चाहकर भी नहीं रुक सकता। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, अगली बार लंबे समय की छुट्टी लेकर आऊँगा। कहते कहते मयंक का गला भर आया। अरे बाद की बाद में सोचेंगे, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इतना स्वादिष्ट खाना हजम भी तो करना पड़ेगा, जिसके लिए कम से कम 2 घंटे की नींद तो ज़रूरी है। सही कह रहा हूँ ना? रवि ने सवाल किया। सबको है या नहीं? तुम्हें तो है। ओके, अभी 3 बज रहे हैं, जल्दी से खाना ख़त्म करके कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर 5 बजे निकलेंगे तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। शिखा की बात सुनकर रवि की जान में जान आई और वह फिर से चुपचाप खाना खाने लगा। बाकी दोस्त भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। खाना सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बना था और सबने इतना ज़्यादा खा लिया था कि जब तक मीठे की बारी आई किसी के पेट में जगह नहीं थी। आखिर मयंक ने सुझाव दिया, शाम को चलने से पहले मीठा खाकर निकलेंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही ठीक है। सब एक साथ बोल उठे और समस्या हल हो गई। लंच ख़त्म करके सब धीरे धीरे फार्म हाउस की तरफ लौटने लगे तो सबको बहुत नींद आ रही थी। शिखा को भी आलस आ रहा था, मगर वह पहले कर्मचारियों के खाने का क्या बंदोबस्त हुआ है देखना चाहती थी, इसलिए रसोई की तरफ जा ही रही थी कि उसे गोपाल दिखाई दिया। गोपाल ने उसे नमस्ते करके बताया कि कुलबीर और दूसरे काम करने वालों को गोपाल ने खुद खाना परोस कर दिया है। बेफिक्र होकर जाने से पहले शिखा ने गोपाल से कहा, रसमलाई का डोंगा फ्रिज में रख दीजिए, शाम को लौटने से पहले खा कर जाएंगे।
जी अच्छा, कहकर वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि शिखा ने फिर रोकते हुए कहा, आप सबके लिए रसमलाई रखकर बाकी फ्रिज में रखना। जी मेम साहब, कहकर गोपाल रसोई की तरफ चला गया और शिखा भी आराम करने अपने कमरे में चली गई। वह इतनी थक चुकी थी कि बिस्तर पर लेटते ही निंदिया रानी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। शिखा, उठो उठो, दरवाज़ा खोलो। और कितना सोगी? चलो उठो, वापस भी लौटना है, देर हो रही है यार, जल्दी उठो। एक साथ इतनी आवाज़ें सुनकर शिखा हड़बड़ाकर उठ बैठी। गहरी नींद का असर अभी गया नहीं था, इसलिए पहले समझ नहीं पाई कहाँ है। फिर धीरे धीरे वास्तविकता में लौट आई। बिस्तर से उठकर बाथरूम में जाकर आंखों को अच्छी तरह से धोकर फिर दरवाज़ा खोलकर बोली, सॉरी, इतनी गहरी नींद में थी कि आंख खुलने पर समझ ही नहीं पाई कहाँ हूँ। बहुत वक्त हो गया है ना, कितने बज रहे हैं, चलो चले। कहकर जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर बरामदे से होकर सीढ़ियाँ उतरने लगी ही थी कि जयंत ने रोकते हुए कहा, 4 बज रहे हैं, पहले रसमलाई तो खा लो, फिर चलेंगे। हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, एक साथ खाएंगे, चलो। और सब खाने के कमरे में आकर मीठे का आनंद लेने लगे। कुछ देर बाद रसमलाई ख़त्म करके सब सूमों की तरफ आए तो देखा फुलवा ने पहले ही उनका सामान रख दिया था। शिखा ने भी अपना सामान बीच में डाल दिया। कुलवीर और रसोई के सब कर्मचारी, चौकीदार गोपाल, फुलवा, सबसे विदा लेकर सब दोस्त गाड़ी में बैठ गए तो रवि ने सूमो स्टार्ट की और थोड़ी देर में गाड़ी पूरी रफ्तार में रास्ते पर हवा से बातें करने लगी। सबके मन में पिकनिक की खुशी तो थी, मगर चेहरों पर हल्की हल्की थकान झलक रही थी। करीब 1 घंटे बाद सूमो शिखा के घर के गेट पर आकर रुकी। फिर धीरे धीरे रवि ने अंदर लाकर खड़ी कर दी। सब उतरकर नीचे आए तो शिखा घंटी बजाकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला तो अपर्णा खुशी से भरी हुई आवाज़ में सबका स्वागत करती हुई बोली, आओ आओ, कैसा रहा पिकनिक? बहुत थक गए हो ना, आराम से बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लाती हूँ। शुक्रिया आंटी, पिकनिक बहुत अच्छी रही, बहुत सुंदर जगह है। मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। कल मुंबई लौटना पड़ेगा, वरना उसी फार्म हाउस में ही रह जाता। मयंक बिना रुके एक सांस में कह गया। माहौल को बदलने के लिए दिलीप, जो अब तक चुप था, बोला, आंटी, आप और अंकल से एक छोटा सा अनुरोध है। कभी भी जब आप दोनों का दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर जाने की इच्छा हो तो प्लीज़ मेरे फार्म हाउस जाकर जितने दिन चाहें आराम से उस शांत वातावरण में रहिएगा। प्लीज़, आपको ये अनुरोध रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जब इतने प्यार और अपनेपन से कह रहे हो तो ज़रूर तुम्हारी बात मानेंगे। अच्छा अभी बैठो, मैं चाय ले आऊँ। कहकर अपर्णा जी रसोई में चली गई। कुछ देर बाद चाय पीकर अपर्णा अजय जी से इजाज़त मांगकर चारों दोस्त बाहर आए। दिलीप अपनी मोटर बाइक पर आया था, इसलिए वह पहले निकल गया। मयंक को उसके घर छोड़ने के लिए रवि ने गाड़ी मोड़ी ही थी कि वो बोला, यार अभी से घर जाने का मूड नहीं हो रहा, कहीं दूसरी जगह चलते हैं प्लीज़। उसकी आवाज़ में उदासी अनुभव करते हुए रवि बोला, कहाँ जाएं? तू बता, वहीं चलेंगे। कहीं भी, मगर घर नहीं। अरे हाँ, चाणक्य में शाहरुख की नई फिल्म परदेस लगी है, चल वहीं चलते हैं। किस्मत हुई तो टिकट भी मिल जाएंगे, जयंत ने सुझाव दिया। ठीक है, कहते हुए रवि ने गाड़ी चाणक्य सिनेमा की तरफ मोड़ दी। हॉल में लोगों की भीड़ देखकर जयंत और मयंक के दिल डूब गए, मगर रवि ने ढाढ़स बधाया, अरे ठंड रख, टिकटें ज़रूर मिलेंगी, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आया। कहते हुए मैनेजर मिस्टर विशाल सिंह के कमरे की ओर चला गया। 10 मिनट बाद लौटा तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और हाथ में बालकनी की 3 टिकटें लहरा रही थीं। मध्यांतर के समय तीनों चिकन बर्गर और कोक लेकर हॉल के बाहर खड़ी भीड़ के एक तरफ खड़े हो गए। मध्यांतर खत्म हुआ तो तीनों दोस्त अपनी सीट पर वापस लौटने ही लगे थे कि उनके कानों में आश्चर्य भरी आवाज़ आई, अरे रवि, तुम यहाँ? सबने घूमकर पीछे देखा तो जीन्स और कुर्ता पहनी मझली कद की एक लड़की उनकी तरफ आ रही थी। जब उसने पास आकर अपना सवाल दोहराया तो रवि ने भी हैरान होकर पूछा,
तृप्ता, तुम तो बुधवार दिल्ली आ रही थी, आज यहाँ कैसे? बस कुछ ज़रूरी काम आ गया तो मैंने सोचा पहले ही चली जाऊँ और आ गई। वैसे मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा? तृप्ता ने हंसते हुए पूछा। बहुत अच्छा। चलो तुम्हारी पहचान अपने दोस्तों से करवा दूँ। ये है जयंत और मयंक, और ये है मेरी कज़न तृप्ता, जो बेंगलोर में रहती है, फैशन डिज़ाइनर है और एक फ़ैशन शो के लिए जज की हैसियत से दिल्ली आई है। हेलो कहकर दोनों दोस्तों ने तृप्ता का स्वागत किया, मगर फिल्म फिर से शुरू होने वाली थी, इसलिए सब हॉल के अंदर वापस जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। किस्मत से रवि के दाईं ओर की सीट खाली थी, तो तृप्ता भी उनके साथ बैठ गई। वह जयंत और मयंक से इस तरह घुल मिल गई थी मानो दोनों के साथ पुरानी पहचान हो। करीब 9 बजे फिल्म खत्म हुई तो हॉल से निकलते हुए रवि ने तृप्ता से पूछा, तुम अपने साथियों के साथ कौन से होटल में ठहरी हो और अभी क्या अकेले ही मूवी देखने आई हो? उसकी बात खत्म होने के पहले ही तृप्ता खिलखिला उठी, फिर हंसी रोकते हुए बोली, ऐसा प्यार करने वाला भाई भगवान सबको दे, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। चिंता मत करो, हम ताज में ठहरे हैं और मेरी 2 सहेलियाँ भी साथ फिल्म देखने आई हैं, सब एक साथ लौटेंगे। प्लीज़ फिक्र मत करो मेरे अच्छे भाई। और 2 लड़कियों को अपनी तरफ आती हुई देखकर बोली, लो वो आ गई, मैं जा रही हूँ, तुम्हें फ़ोन करके सारा प्रोग्राम बता दूँगी। फिर कुछ सोचकर बोली, अरे हाँ, तुम सबसे इनका परिचय तो करवा दूँ। सहेलियों, ये है मेरा कज़न रवि, इनके दोस्त जयंत और मयंक। रवि भैया, ये मेरी सहेलियाँ प्रिया और मधु। अच्छा अभी चलती हूँ, बाय। कहकर तीनों सहेलियाँ जाने के लिए बढ़ीं। रवि ने उन्हें रोकते हुए पूछा, कैसे जाओगी? तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। थैंक्स यार, फिक्र मत करो, हम होटल की गाड़ी से आए हैं, पार्किंग में खड़ी है, उसमें ही लौटेंगे। ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। और सब पार्किंग की तरफ बढ़ गए। वहाँ पहुँचकर तृप्ता और उसकी सहेलियों को उनकी गाड़ी में बिठाकर तीनों दोस्त सूमो में बैठ चाणक्य से जब निकले तो सबके चेहरों पर थकान नज़र आ रही थी। रवि ने पहले मयंक को उसके घर छोड़ा और उसकी माता पिता से इजाज़त मांगकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सूर्यनगर की तरफ मोड़ दी। आधे घंटे बाद जब रवि और जयंत फ्लैट पहुँचे तो नींद से आंखें बोझल हो रही थीं। किसी तरह घर का दरवाज़ा बंद किया, सामान सोफ़ा पर फेंकते हुए सोने के कमरे में जाकर बिना कपड़े बदले धम से बिस्तर पर लेट गए और थोड़ी ही देर में गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली तो 9 बज रहे थे। वह जल्दी से उठा, चेहरा साफ किया, फिर रसोई में चाय बनाने चला गया। जयंत अभी भी नींद के मज़े ले रहा था। रवि चाय कमरे में ले आया और टेबल पर रखकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। अबे लेट लतीफ़, उठ उठ, मुंह धो, चाय पी, फिर जल्दी से तैयार हो जा, मुझे भी तैयार होना है। नाश्ता करके शिखा के घर जाकर उसे लेकर मयंक के घर जाएंगे, फिर उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। दिलीप वहीं आ जाएगा। चल चल जल्दी कर। अभी आया, ले आ गया। कहते कहते जयंत उसके सामने इस तरह आकर खड़ा हो गया कि दोनों हंस पड़े। चाय नाश्ता ख़त्म करके करीब 1 घंटे बाद जब दोनों शिखा के घर पहुँचे तो दिलीप की मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। अरे वाह, आज तो जनाब हमसे पहले ही आ गए। मैं तो डर रहा था कहीं उसकी वजह से देर न हो जाए। उम्मीद है शिखा भी तैयार होगी। ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, जल्दी निकल जाएंगे। गाड़ी का इंजन बंद करते हुए रवि ने कहा। ठीक है कहकर जयंत ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और घंटी बजाने ही वाला था कि दरवाज़ा खुला और आओ आओ, एकदम सही वक्त पर आए हो। शिखा ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों का स्वागत किया। बैठक में सोफ़ा पर बैठे शिखा के पिता अजय जी बड़ी मगनता से अखबार में छपी कोई विशेष खबर पढ़ रहे थे, इसलिए जयंत और रवि के नमस्ते अंकल सुन नहीं पाए। थोड़ी देर में अपर्णा कमरे में आई तो उनके पीछे पीछे एक नौकर ट्रे में सबके लिए चाय लेकर आया और टेबल पर रखकर चला गया। दोनों दोस्त कुछ कहते, इसके पहले ही शिखा बोली, हैरान मत हो, तुम दोनों के आने के बारे में मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया था। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, कहकर दोनों ने अपने अपने कप उठा लिए और चाय पीने लगे।
इतने में अजय जी पढ़ना ख़त्म कर चुके थे, इसलिए उन्होंने भी अपना कप उठा लिया और चाय पीते हुए जयंत के साथ बात करने लगे। मयंक की फ़्लाइट कितने बजे है? कौन सी एयरलाइंस है? अपर्णा जी ने पूछा। एयर इंडिया, 2 बजे की उड़ान है, 4:15 बजे तक मुंबई पहुंच जाएगी, शिखा ने जवाब दिया। अच्छा, उसे हमारी तरफ से शुभ यात्रा कह देना, अजय जी ने कहा। जी अंकल जी, ज़रूर कह देंगे। अब चलें, नहीं तो एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी। चल शिखा, चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। बाय अंकल, बाय आंटी, सब दोस्तों ने एक साथ कहा। बाय बच्चों, अपर्णा जी ने जवाब दिया और सब बाहर आकर जाने के लिए रवि की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ियों की भीड़ और ट्रैफिक बत्तियों पर रुकते हुए वो एयरपोर्ट पहुंचे तो घड़ी में 12 बज रहे थे। मयंक बाहर ही बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों को देखते ही उनसे लिपट गया और अपने आंसुओं को व्यर्थ रोकने की कोशिश करने लगा। उसके दोस्त भी खुद को संभालने की कोशिश करने लगे। कुछ देर चुप रहने के बाद मयंक बोला, ये सही है कि मैं 6 महीने के पहले दिल्ली नहीं आ सकता, मगर तुम लोग तो मुंबई आ सकते हो ना, इसलिए जब भी दिल करे, मौका मिले, आ जाना, खूब मस्ती करेंगे, पक्का वादा? कहते कहते उसका गला भर आया। सब कुछ देर खामोश रहे, फिर एक साथ बोले, नेकी और पूछ पूछ, ज़रूर आएंगे, तेरी फिल्म की शूटिंग भी देखेंगे। अच्छा अब चल, सुरक्षा जांच करवा कर बोर्डिंग गेट के पास जाकर इंतज़ार कर, हम भी चलते हैं। मुंबई में अपने फ्लैट पहुंचकर फ़ोन करना। बाय यार। बाय, धीमी आवाज़ में कहते हुए और खुद को संभालते हुए मयंक एयरपोर्ट के अंदर चला गया। उसके पांव बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे, मन बोझिल था, मगर जो होना है वो तो होता ही है। किसी तरह अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए वह सुरक्षा जांच करवाकर बोर्डिंग गेट की तरफ जाकर वहां रखी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठकर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगा। रवि और बाकी दोस्त भी बोझिल मन लिए एयरपोर्ट पार्किंग आए और गाड़ी निकालकर वापस मेन रोड पर आ गए। 1 घंटे बाद शिखा के घर पहुंचकर सब उतरे, मगर किसी का भी बैठने का मूड नहीं था। अजय और अपर्णा जी से इजाज़त मांगकर सब अपने अपने घर चले गए।